एक्स अक्ष पर बेटा दो जगह तार रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं बेटा? तार। कुछ इस प्रकार से, एक तार यहां है, इसमें धारा I1 बाहर आ रही है, दूसरा तार यहां है, इसमें धारा कितनी है? I2, और ये अंदर जा रही है। ये कहां जा रही है बेटा? धारा अंदर जा रही है। दो तार रखे हैं जेड अक्ष के समांतर, है ना, ऐसे। एक में धारा जा रही अंदर, ऐसे तार रखा हुआ है, और दूसरे में धारा आ रही है बाहर। दूसरे में धारा कहां आ रही है बेटा? बाहर की ओर आ रही है। बाहर की ओर आ रही है। ठीक है, आओ अब अपन को क्या करना है? अलग अलग क्षेत्रों में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अलग अलग क्षेत्रों में बेटा हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, कि चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना इन द सेंस कि चुंबकीय क्षेत्र का ग्राफ कैसा बनेगा। इस अक्ष पर लिया हुआ है हमने चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहां पर भी हम मैग्नेटिक फील्ड लेके चल रहे हैं। अगर हम अनंत लंबाई के तार लेते हैं तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। और यहां से आप देख सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। चुंबकीय क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बनेगा, अगर हम एक तार के लिए ग्राफ बनाते, एक तार के लिए ग्राफ, तो इधर b ले लें और यहां पर अपन दूरी r ले लें, तो जब r का मान 0 होगा, r का मान कितना होगा बेटा? 0, तो समथिंग अपॉन 0 अनंत। तो r बराबर बेटा 0 यहां होगा, तो r बराबर जब 0 होगा यहां पर, तो b का मान अनंत जाएगा। ठीक है, और फिर जैसे जैसे हम r बढ़ाएंगे, जैसे जैसे r बढ़ाएंगे b घटेगा, r बढ़ाएंगे b घटेगा, r बढ़ाएंगे b घटेगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, समकोणिक अतिपरवलय के जैसा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अपन कैसे लिखते हैं? एक्स वाई बराबर कांस्टेंट लिखते हैं, और बाई इज इक्वल टू अपन क्या लिख लेते हैं? बाई इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट अपॉन एक्स। ठीक है, तो इस समकोणीय अतिपरवलय का ग्राफ होगा। तो यहां पर भी बी व्युत्क्रमानुपाती है आर के, तो आर बढ़ाएंगे तो बेटा बी घटेगा। तो ये ग्राफ बेटा इस तरीके से बनेगा। अब हम ग्राफ यहां बनाना चाहते हैं जहां पर दो तार रखे हुए हैं। कितने तार रखे हुए हैं बेटा? दो तार। तो देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे? आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखो। तो धारा बाहर आ रही है, यहां पर धारा कहां आ रही है? बाहर। अंगूठा हमने बाहर रखा, तो चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा? नीचे की तरफ होगा। चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा? नीचे की तरफ। तो यहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र देखें तार के एकदम पास में, तो माइनस अनंत से स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र घटता जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र घटता जाएगा। नेगेटिव में मैंने क्यों बताया? क्योंकि देखो धारा की दिशा में हमने रखा अंगूठा, उंगलियां गई नीचे। धारा की दिशा में अंगूठा रखा, उंगलियां गई बेटा नीचे। ठीक है, तो जो ग्राफ बनेगा वो इस चतुर्थांश में बनेगा, नीचे, है ना, नेगेटिव में बनेगा। नेगेटिव में ग्राफ बनेगा, नीचे की दिशा नेगेटिव, ऊपर की पॉजिटिव। नीचे की दिशा नेगेटिव, ऊपर की पॉजिटिव। तो जो ग्राफ बनेगा बेटा यहां पर वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ऐसे ही बेटा हम इधर देखें तो यहां पर धारा कहां जा रही है? अंदर। धारा कहां जा रही है बेटा? अंदर जा रही है। इसमें धारा अंदर जा रही है, तो हम ग्राफ बनाएं इस साइड, तो उंगलियां नीचे जा रही हैं। उंगलियां कहां जा रही हैं? नीचे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड नीचे की दिशा में होगी। यहां पर भी हमने देखा था, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां था? नीचे की दिशा में थी। तो यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो भी ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा, ऐसा ग्राफ कैसा बनेगा? इस टाइप का। ठीक है, इस चतुर्थांश में बनेगा, समकोणिक अतिपरवलय। अब अपन बात करते हैं इस रीजन में, बीच वाले रीजन में। तो बीच वाले रीजन में हम देखें इस तार के कारण तो धारा बाहर आ रही है, उंगलियां कहां है? ऊपर। उंगलियां कहां है बेटा? ऊपर है, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? ऊपर से। ठीक है, इसके कारण देखें तो धारा अंदर जा रही है बेटा। धारा कहां जा रही है? अंदर जा रही है। तो धारा की दिशा में हम अंगूठा रखेंगे तो उंगलियां कहां गई बेटा? ऊपर गई। उंगलियां कहां गई? ऊपर। तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, तार के एकदम से पास में। तार के एकदम पास में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? अनंत होती है। तार के एकदम से पास में मैग्नेटिक फील्ड अनंत होती है। आर बराबर आप 0 रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड विल टेंड टू इन्फिनिटी। आर 0 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? इन्फिनिटी होगी। तो ये ग्राफ यहां से शुरू होना है और यहां तक जाना है इस रीजन में, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, इस तरीके से।
ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये 3 अलग अलग क्षेत्रों में हमने ग्राफ बनाया है, ठीक है। बस दिशा देखकर कि जहां फील्ड नीचे है वहां ग्राफ नेगेटिव में बनेगा, जहां फील्ड ऊपर है वहां ग्राफ पॉजिटिव में बनेगा। नीचे है मतलब नेगेटिव साइड बनेगा, पॉजिटिव है तो फील्ड ऊपर है तो पॉजिटिव साइड बनेगा। मुझे उम्मीद है अभी काफी बच्चों को एक चीज क्लियर होगी। हम एक एग्जांपल और लेंगे, एक एग्जांपल बेटा और लेंगे तो और भी बच्चों को ये बात क्लियर हो जाएगी। आइए दोस्तों, अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ धारा की दिशा बदल रहे हैं। इसमें धारा पहले भी अंदर जा रही थी, अभी भी अंदर जा रही है। इसमें धारा पहले अंदर जा रही, सॉरी, इसमें धारा पहले बाहर आ रही थी, अभी भी बाहर ही आ रही है। इसमें धारा अंदर जा रही थी, अब हमने इसकी धारा ले ली कहां पर बेटा, बाहर ले ली। इसकी धारा कहां ले ली, बाहर की तरफ ले ली। आई धारा कैसा है बेटा, सेम है। धारा कैसा है, सेम। अब चलिए अपन ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इस अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड ली हुई है अपन ने, और इधर मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर डिस्टेंस है आर, डिस्टेंस ली हुई है बेटा आर। रफ कॉपी में इसको बनाओ और एक बार ग्राफ बनाने की कोशिश करो। वेरी गुड बेटा, है ना। रफ कॉपी में बेटा खुद से एक बार ट्राई करो, आपके पास 1 मिनट का समय है। ट्राई करो ग्राफ कैसा बनेगा, बस आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। ट्राई करो। ये कोशिश किए, बन गया। चलिए देखते हैं कैसा बना। यहां पर देखेंगे धारा कहां आ रही है बेटा, बाहर आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा नीचे ही, मैग्नेटिक फील्ड नीचे से स्टार्ट होगी, नीचे से नेगेटिव में। इस रीजन में देखें धारा बाहर आ रही है, तो धारा की दिशा में हमने अंगूठा रखा, धारा की दिशा में अंगूठा रखा। उंगलियां आपको मैग्नेटिक फील्ड बताती हैं, तो उंगलियां कहां जा रही हैं बेटा, ऊपर। उंगलियां ऊपर जा रही हैं तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ऐसे हो जाएगी, ऐसे पॉजिटिव में, ठीक है। अब हम बीच वाले रीजन में देखते हैं, तो बीच वाले रीजन में धारा की दिशा में हमने यहां उंगलियां रखी, तो यहां पर फील्ड कहां, ऊपर से स्टार्ट होगी। और यहां धारा की दिशा में उंगलियां रखी, धारा कहां है, बाहर, धारा की दिशा में उंगलियां रखी तो, सॉरी, धारा की दिशा में अंगूठा रखा है, धारा की दिशा में अंगूठा रखा है, तो उंगलियां कहां जा रही हैं बेटा, नीचे जा रही हैं। उंगलियां कहां जा रही हैं बेटा, नीचे जा रही हैं। तो यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसा, ऐसा ग्राफ बनेगा। बीच में काटेगा, दोनों में धाराएं समान हैं, दोनों में है बेटा धाराएं कैसी हैं, समान है, तो ग्राफ एकदम बीचों बीच बनेगा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान देना कि इसमें धारा और इसमें धारा, दोनों में धाराएं कैसी हैं बेटा, बराबर है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड 0 कहां होगी, ठीक बीच में। हमने इसके कारण इधर फील्ड चेक नहीं की, और इसके कारण बेटा इधर फील्ड चेक हमने अभी नहीं की। क्यों, क्योंकि जरूरत नहीं है। देखो ये वाला धारा और ये वाला धारा बराबर है, तो इस पूरे क्षेत्र में इसका ही प्रभाव ज्यादा रहेगा। और ये वाली धारा और ये वाली धारा बराबर है, तो इससे दूरी कम है, इस धारा से ये दूरी कम है, तो यहां पर जो पूरा प्रभाव होगा वो किसका ज्यादा होगा बेटा, इसी धारा का, इसी तार का प्रभाव ज्यादा होगा। और ये धारा कह रही ग्राफ कहां बनेगा, नीचे बनेगा। कहां बनेगा, नीचे। तो इस तरीके से बस आपको दिशाएं देखनी है, ग्राफ बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। आइए अपन एक सवाल करते हैं, इसका आंसर बता दो बेटा जल्दी से, इसका आंसर बता दो। धाराएं कैसी है, डॉट हैं। अरे यार ये तो हमने बना ही लिया है, ये ग्राफ तो हमने बना ही लिया। कौन सा आंसर हो जाएगा, 30 सेकंड का ही समय है मात्र, 30 सेकंड में आप डिसाइड कर लोगे, क्योंकि ये तो हमने अभी अभी किया है। धाराएं बेटा सभी केसेस में बाहर आ रही हैं, धाराएं डॉट हैं,
अब बहुत सारे बच्चे ना इसमें भी गड़बड़ कर देंगे। हमने डॉट वाला ही एग्जाम्पल लिया था। बताइए बेटा। कौन सा वाला ग्राफ? 30 सेकंड इतना ज्यादा होता है क्या? हमको लगा 30 सेकंड कम होता है। हमको लगा 30 सेकंड कम होता है, तो ज्यादा निकल रहा है। बी बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। देखो बताने के बाद भी ना कैसा कर लेते हो, कैसे कर लेते हो बेटा ऐसे। यही सेम सेम टू सेम अभी बनाया, आई बाहर सेम, टें टें टें। और बेटा यही सवाल 38% बच्चे तब भी गलत कर दिए। ओ माय गॉड, शू થઈ ગયો। बेटा रुको, एयर बैच आने दो, एयर बैच आने दो बेटा। तुमसे ज्यादा हम ये कह रहे सर अपने क्लास में एडवांस से भी ऊपर लेवल के क्वेश्चन का। बेटा तुमसे ज्यादा लोग के अंदर, तुमसे ज्यादा भरा मैं बैठा हूं तुमसे ज्यादा भरा। एयर बैच की क्लासेस तो स्टार्ट होने दो, सबके लेवल निकाले जाएंगे, सबके लेवल निकाले जाएंगे बेटा। तुमसे ज्यादा भरा मैं बैठा हूं भाई। अब देखो ये हो गया जेई का सवाल, ये जेई का सवाल होगा। अब देखो अपन ना थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन करते हैं। साथ देना पड़ेगा मेरा, साथ देना पड़ेगा मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं आपका साथ कैसे दे पाऊंगा मित्र। ओ मेरे परम प्रिय मित्र सुदामा, सर सुदामा हो गए आप, हम तो कृष्ण हैं। हमने कहा ठीक है ठीक है। चलो अब हमने क्या किया, यहां पर करंट ले ली है क्रॉस 2i और यहां पर हमने करंट ले ली है बेटा डॉट आई, डॉट करंट ले ली है आई। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, है ना, थोड़ा दिमाग लगाना, साथ देना मेरा। देखो जो करंट ज्यादा है और उसके अगर हम पास में हैं तो उसी का प्रभाव ज्यादा रहेगा, उसी का प्रभाव ज्यादा रहेगा। ठीक है, जो करंट ज्यादा है और हम उसी तार के अगर पास में हैं तो उसी का प्रभाव ज्यादा रहेगा, उसी का प्रभाव ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब देखो ये वाली करंट ज्यादा है, कितनी है 2i है सर। 2i जा कहां रही है, अंदर जा रही है। 2i अंदर जा रही है तो धारा की दिशा में हमने अंगूठा रखा, उंगलियां कहां गई, ऊपर। उंगलियां कहां है, ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ऊपर होगी। कहां पर होगी बेटा, ऊपर। ठीक है, अब यहां पर एक चीज ध्यान देने की बात है कि धाराएं अलग अलग हैं। जैसे इस केस में बेटा क्या है, ये धारा बाहर आ रही है, ये धारा बाहर आ रही है तो बाहर अगर हम उंगलियां रखेंगे, उंगलियां, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, यहां पर भी नीचे, यहां पर भी नीचे, यहां पर भी नीचे, यहां पर भी नीचे। अब ये तार कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और ये तार कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड नीचे, ये तार कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, ये तार कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड नीचे। और हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र, इस रीजन में इस तार की चलेगी या इस तार की, किस तार की चलेगी, पहले वाले की चलेगी या दूसरे वाले की चलेगी, पहले वाले की चलेगी या दूसरे वाले की चलेगी, किसकी बात मानेगा बेटा, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, ये वाला तार कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, इस तार का नाम दे देते हैं हम, चलो नाम दे ही दिया, इस तार का नाम हमने दे दिया 1, इस तार का नाम दे दिया हमने 2। तो तार 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड कहां है, ऊपर, और तार 2 कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड कहां होना मांगता, नीचे होना मांगता। तो इस रीजन में किस तार की बात मानी जाएगी, किसका प्रभाव ज्यादा होगा, किसका दबदबा होगा इस रीजन में, तो हम कहेंगे इस रीजन में इसी तार का दबदबा होगा। देखो एक तो इसमें इसकी करंट आई, इसमें 2i, इसमें करंट ज्यादा है, इसमें करंट कैसी है, ज्यादा, और ये क्षेत्र भी इसके पास में, इसके पास में, तो B1 का ही दबदबा होगा।
यहां पर बेटा V1 का दबदबा होगा, V1 का ही दबदबा होगा। हो, अब हम आते हैं बीच में। बीच में धारा अंदर, मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण नीचे, इसमें धारा बाहर, धारा बाहर, धारा बाहर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण भी नीचे है, और ये भी कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड नीचे है। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन रहा है। ये जो पीक है ना बेटा, पीक, ये ठीक बीच में नहीं होगा। ठीक बीच में कब होता बेटा पीक? जब इनमें धाराएं कैसी होती, बराबर बराबर, धाराएं बराबर बराबर होती तो पीक ठीक बीच में होता। जैसा कि इस केस में जो पीक था वो ठीक बीच में था, धाराएं बराबर बराबर थी। अगर धाराएं बराबर बराबर हैं तो दोनों का बराबर बराबर प्रभाव, दोनों का बराबर बराबर दबदबा। लेकिन इस क्षेत्र में क्या है भैया, ये धारा बड़ी है, ये धारा 2I है, तो इसका दबदबा दूर तक रहेगा, इसका दबदबा दूर तक रहेगा। ठीक है, ओके ओके मास्टर। अब सुनना और ध्यान से, इस रीजन की बात करें तो इस रीजन में हम कहें भैया धारा का बाहर, धारा कहां बाहर, बाहर की ओर है, बाहर है, तो अंगूठा रखा बाहर, उंगलियां कहां ऊपर। तो जो तार 2 है, तार 2 कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड कहां होना मांगता, ऊपर, ऊपर होना मांगता। तार 1 से पूछे तो तार 1 में धारा अंदर है, उंगलियां नीचे, उंगलियां नीचे। तार 1 कह रहा है, तार 1 कह रहा है कि जो B1 होना चाहिए, तार 1 की मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तार 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड नीचे और तार 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। किसका दबदबा, किसका दबदबा? तो हम कहेंगे जब तार के पास में होंगे ना, इसके एकदम पास में होंगे, इसी के क्षेत्र में होंगे, इसके इलाके में, इसके घर में। वो कहावत ही है ना कि घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। इसकी धारा कम है, इसकी धारा कम है, लेकिन इसके बिल्कुल पास में, इसके घर में ही इसका दबदबा तो होगा ही होगा भैया, इसका दबदबा तो होगा ही होगा इसके घर में, इसके घर में। तो और ये कह रहा है फील्ड कहां होना मांगता, ऊपर होना मांगता, फील्ड कहां होना मांगता, ऊपर, तो ऊपर फील्ड होगी। लेकिन फील्ड कहां से स्टार्ट होनी बेटा, ऊपर से। लेकिन जब हम दूर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे, तो इसकी धारा कम, इसकी धारा ज्यादा, इसकी धारा कम, इसकी धारा ज्यादा। तो जब हम दूर जाएंगे, दूर जाएंगे, दूर जाएंगे, दूर जाएंगे, बहुत दूर चले गए, जब हम बहुत दूर चले गए तो हमें 2 तार नहीं, एक ही तार दिखाई देगा, 2 नहीं एक ही तार दिखाई देगा। और नेट धारा कहां जा रही होगी, अंदर, अंदर जा रही होगी। जब हम इसके घर से दूर चले गए तो ये वाला धारा कम है, ये वाला धारा ज्यादा है, ये वाला धारा ज्यादा है, तो इसका प्रभाव ज्यादा होगा, इसका प्रभाव इधर ज्यादा होगा। तो शुरुआत में तो फील्ड कहां होगी, ऊपर, ऊपर, क्योंकि इसके पास में, इसके घर में इसका ही दबदबा होता है, अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है। लेकिन जब हम दूर जाएंगे ना, खुले मैदान में, खुले मैदान में जाएंगे, तो जिसकी धारा ज्यादा, दबदबा उसी का रहेगा। तो अंततः शुरुआत में फील्ड ऊपर, B1 कह रहा है फील्ड नीचे, B1 कह रहा है फील्ड नीचे, तो शुरुआत में तो इसके घर में तो उसी का दबदबा। लेकिन जब हम दूर जाएंगे तो अंततः फील्ड कैसी होगी, नेगेटिव हो जाएगी। अंततः फील्ड कैसी हो जाएगी बेटा, नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है बात? एक बालक अभी भी लिख रहा है, नहीं बालिका है, अंजलि, कि सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लियर करो। बेटा पहला ही जो लेक्चर था ना, तभी से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लियर किए हुए हैं हम, भगवान कसम, भगवान कसम। और डायरेक्शन का तरीका क्या है, अंगूठा धारा की दिशा में रखो, दाहिने हाथ का, दाहिने हाथ का अंगूठा धारा की दिशा में रखो, उंगलियां आपको दिशा बताएंगी, भगवान कसम। उंगलियां क्या बताएंगी, उंगलियां क्या बताएंगी, धारा की दिशा में अंगूठा रखो, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी। इतना सा फंडा है, विद्या रानी कसम। अंगूठा धारा की दिशा में रखो, उंगलियां आपको मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बना देती है। ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर है बात, ऐसा। चलो, तो शुरुआत में इसके पास में ही ये धारा कम है, लेकिन पास में इसी का दबदबा रहेगा, इसी का दबदबा रहेगा। जब हम दूर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे, तो इसके घर से दूर चले गए तो दबदबा किसका रहेगा, जो फील्ड बड़ी होगी, जो फील्ड बड़ी होगी, या हम कहें जो धारा बड़ी होगी। धारा कौन सी वाली बड़ी है भैया, धारा ये वाली बड़ी है, धारा ये वाली बड़ी है, 2I बड़ी धारा है, 2I धारा बड़ी है। तो दूर खुले मैदान में, खुले मैदान में जो शक्तिशाली होगा, जो धारा ज्यादा होगी, उसी का दबदबा होगा। और ये फील्ड कह रही है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे कारण होना चाहिए नीचे,
नीचे कैसे? धारा की दिशा में अंगूठा रखा, उंगलियां कहां जा रही हैं बेटा? नीचे जा रही हैं, नीचे, मतलब फील्ड कैसी होगी? नेगेटिव होगी। बरोबर, क्लियर है बात? क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल, आगे बढ़ते हुए बेटा अगला सवाल। अगला सवाल ये हमने काफी टाइम पहले आपको होमवर्क दिया था। आर त्रिज्या तथा एन फेरों की संख्या वाली दो समरूप कुंडलियां हैं जिन्हें संकेंद्रीय रूप से इस प्रकार रखा गया है कि दोनों के तल एक दूसरे के लंबवत हैं। दोनों कुंडलियों में धारा आई एवं √3i है, तो उनके उभयनिष्ठ केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो आर त्रिज्या की दो कुंडलियां हैं, ठीक है, और एक दूसरे के लंबवत रखी गई हैं, एक दूसरे के लंबवत रखी गई। एक कुंडली हमने बेटा ऐसे रख ली और दूसरी कुंडली ऐसे रख ली, दूसरी कुंडली ऐसे रखी है, ठीक है। इसका नाम दिया हमने कुंडली 1 और इसका नाम हमने दिया कुंडली 2, ठीक है। अब किसी कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो तल के लंबवत होता है। जैसे अगर हम सामने से ऐसे रख के बताएं, मान लीजिए धारा यहां बह रही है, धारा इधर है, तो चुंबकीय क्षेत्र कहां होता है? बाहर की ओर, तल के लंबवत। चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा भैया? तल के लंबवत, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र कहां होता है? तल के लंबवत। तो पहली वाली कुंडली हम ऐसे ले लेते हैं, पहली वाली दूसरी वाली कुंडली में धारा कितनी बह रही है? √3i बह रही है इस दिशा में। तो इसके कारण बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी √3i के कारण वो ऊपर की तरफ होगी। हमने इसका नाम दे दिया B2। कितना नाम दिया? B2 नाम दे दिया, ठीक है। दूसरी कुंडली ले लेते हैं। दूसरी कुंडली में मान लीजिए धारा यहां बह रही है, कितनी? पहली कुंडली में एक और कुंडली है जिसमें धारा कितनी बह रही है? I। तो धारा मान लीजिए इस सेंस में बह रही है, यहां से धारा इधर से अंदर गई और यहां से बाहर आ रही है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, धारा की दिशा में घुमाइए उंगलियां, धारा की दिशा में घुमाइए उंगलियां, अंगूठा कहां गया? इधर गया। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई भैया? V1। तो दो कुंडलियां, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड अपन ने बनाई, ठीक है। जो कुंडली ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है ऊर्ध्वाधर तल में, उसकी मैग्नेटिक फील्ड V1, और जो कुंडली क्षैतिज तल में रखी है उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बेटा? B2 है, B2। तो अब इनका परिणामी कहां पर आएगा? इनके बीच एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। इनके बीच एंगल कितना हो गया बेटा? 90 डिग्री हो गया। तो बी नेट अपन लिखें तो बी नेट इज इक्वल टू हो जाएगा √B1² प्लस B2 स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? V1² प्लस B2²। अब V1 B2 के हम मान लिखते हैं, V1 और B2 के हम मान लिखते हैं। V1 का मान, तो V1 का मान कितना हो जाएगा? देखो, एक कुंडली के केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती? μ0 फेरे अगर n है तो n इंटू आई डिवाइडेड बाय 2r, ठीक है। तो किसी भी कॉइल के सेंटर पर ये मैग्नेटिक फील्ड होती, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट n, धारा कितनी है इसमें? I, त्रिज्या कितनी? r। B2 का मान कितना हो जाएगा? B2 का मान हो जाएगा μ0 n, और धारा इसमें कितनी है? √3i। धारा कितनी है? √3i डिवाइड बाय 2r, डिवाइडेड बाय 2r। तो हमें B1 और B2 के मान मिल गए। सीधा सीधा सूत्र है, μ0 ni/2r, μ0 ni/2r। μ0 सबके लिए सेम, त्रिज्या दोनों के लिए सेम, फेरों की संख्या दोनों के लिए सेम है, n फेरे हैं, त्रिज्या सेम, बस धाराएं अलग अलग हैं। एक में धारा कितनी है? I है, दूसरे में धारा कितनी है? √3i है बरखुरदार। तो बस V1 V2 के मान है, इसके मान यहां पर रखना, ऐड करना, आपको आंसर मिल जाएगा। ऐड तो कर लोगे ना भाई? ऐड कर लोगे? इतना तो साथ दोगे, नहीं दोगे? कर लेना, ऐड कर लेना है ना। V1 और V2 के मान रखना है, ऐड कर लेना है। मेरे ख्याल से आंसर शायद सेकंड वाला आ जाना चाहिए, है ना। हमने मान रखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ऊपर 2 आएगा, नीचे से 2 उड़ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना। अब इतना तो बेटा करना ही पड़ेगा।
अब देखो एक और नई चीज, ठीक है। अब देखो इस टॉपिक में टोटल 4 पड़ाव हैं। टॉपिक में टोटल कितने पड़ाव हैं बेटा? 4 पड़ाव। एक था वायु सवर्ड का नियम, वायु सवर्ड का नियम था। दूसरे में एम्पियर्स का नियम था, एम्पियर का नियम वो हो गया। ये दोनों हो गए वायु सवर्ड, एम्पियर का नियम हो गए। अब अगला पड़ाव है आवेशित कण की, एक आवेश की चुंबकीय क्षेत्र में गति। अगला पड़ाव आएगा एक धारावाही तार की चुंबकीय क्षेत्र में गति। अब चुंबकीय क्षेत्र बाहर से होगा, चुंबकीय क्षेत्र बाहर से कहीं से आएगा। तो अब अपन चर्चा कर रहे हैं किस चीज की? बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, आवेशित कण की गति, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ओ माय गॉड, ये तो ऐसा वाला गोला बन गया, बन जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड बेटा बाहर से होगा। मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगा बेटा? बाहर से आएगा। चलिए, आप सभी लोग तैयार हैं? तैयार हैं भाई अगले टॉपिक के लिए? गौरी मिश्रा बेटा आज पढ़ लो, आज पढ़ा रहे हैं। अंश बेटा आज पढ़ लो ना, आज पढ़ रहे हैं अपन। आपकी भाषा थोड़ी समझ नहीं आ रही है बेटा, 2 महीना से तुम्हें भाषा ही समझ नहीं आ रही है। 2 महीना क्या, अप्रैल मई जून, मतलब मई जून जुलाई अगस्त, मतलब 3.5 महीने हो गए, 3.5 महीने, इसको भाषा ही समझ नहीं आ रही हमारी। तो इस इतने दिनों तक क्या पढ़ रहे थे बेटा आप? इतने दिनों तक क्या पढ़ रहे थे? रेडी? ओके ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा। अरे आप देखो अंश के साथ रीजन बेटा, हमको दस्त लग रहे थे, दस्त लग रहे थे हमको, बेवकूफ आदमी। ग्राफ बेटा एक बार और सुनना, एक बार और देखना, एक बार और देखना। चलिए हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। बेटा मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल होगी, ठीक है। तो अगर किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी आवेशित कण को चलाएं, आवेशित कण को बेटा चलाएं, ठीक है, तो इस पर लगने वाले बल का सूत्र, मान लीजिए इसका वेग कितना है v है और आवेश कितना है q है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये होता है q इंटू v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड बेटा इतना बल लगाता है, ठीक है। इस सूत्र है, इसको आपको याद रखना है, इसको क्या करना है, याद रखना है। अब बताओ इसकी दिशा कैसे देखी जाएगी, बल की दिशा हम कैसे देखेंगे, ठीक है। तो इस सूत्र में Q एक अदिश राशि है, हाँ सर, और इधर गुणनफल हो रहा है V का और B का, और V और B का गुणनफल कैसा हो रहा है बेटा, क्रॉस गुणनफल हो रहा है, सदिश गुणनफल हो रहा है। और जब हम आपको सदिश पढ़ा रहे थे तब भी बताया था, मैं फिर से रिपीट करता हूं, चुंबकीय क्षेत्र में भी बताया था कि जो सदिश होती है
इसकी दिशा अपन कैसे देखते हैं? तो हमारे पास v क्रॉस b हो रहा है, तो एक सदिश v है और दूसरा सदिश कौन सा है बेटा? b बॉम्बे। एक v और दूसरा b बॉम्बे। दिशा देखना फिर से सीख लो भाई। तो हम दिशा देखने के लिए क्या करते हैं बेटा? पहले सदिश की दिशा में राइट हैंड की हथेली रखते हैं। पहले सदिश की दिशा में राइट हैंड की हथेली रखते हैं और दूसरे की तरफ घुमाते हैं। दूसरे की तरफ घुमाते हैं। अंगूठा आपको सदिश गुणनफल की दिशा देता है। अंगूठा किसकी दिशा बताता है बेटा? सदिश गुणनफल की। यही तरीका होता था। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। इससे आसान क्या हो सकता है कि राइट हैंड लेना है, दाएं हाथ की हथेली लो, पहले सदिश की दिशा में रखो और दूसरे की तरफ घुमा दो। पहले सदिश की दिशा में रखी और दूसरे की तरफ घुमा दी। अंगूठा कहां आ रहा है बेटा? बाहर आ रहा है, तो दिशा कहां हो गई बेटा? बाहर की ओर। अब एक क्रॉस गुणनफल है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू, सिर्फ परिमाण लिखें तो क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा। अब थीटा किस किसके बीच में एंगल है? तो थीटा है एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड वी वेक्टर। थीटा किस किसके बीच में एंगल है? एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, वी और वी के बीच एंगल कितना होता है? थीटा होता है। अब यहां से हम ऐसे देख सकते हैं, इसके बाद कि चूंकि एफ सदिश की दिशा वी सदिश वी क्रॉस बी से निर्धारित की जाएगी और हम जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, उसकी दिशा भी सदिश व बी सदिश दोनों के लंबवत होगी। ठीक है, देखो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है बेटा कि जिन सदिशों का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्रॉस गुणनफल कर रहे हैं, उनकी दिशा हमेशा क्रॉस गुणनफल होने वाले सदिशों के लंबवत होती है। हम वी क्रॉस बी कर रहे हैं, तो इसकी जो दिशा आएगी वो वी के भी लंबवत होगी और बी के भी लंबवत होगी, वी के भी लंबवत होगी और बी के भी लंबवत होगी। ठीक है, दोनों की लंबवत होगी। अतः यहां पर बल की दिशा वेग के लंबवत होगी। बल की दिशा हमेशा कैसे होगी बेटा? वेग के लंबवत। बल की दिशा हमेशा वेग के लंबवत होगी। ठीक है, अतः यह बल वेग का परिमाण नहीं बदल पाएगा, परिमाण चेंज नहीं कर पाएगा, सिर्फ दिशा चेंज करेगा। परिमाण चेंज नहीं कर पाएगा, सिर्फ क्या बदल पाएगा? सिर्फ दिशा बदल पाएगा। वेग का परिमाण नहीं बदलेगा, सिर्फ क्या बदलेगा? दिशा बदलेगी। तो बेटा वेग का परिमाण, जिसे हम क्या कहते हैं? चाल। तो ये बल है, वो वेग का परिमाण अर्थात चाल नहीं बदल पाएगा, सिर्फ दिशा बदल पाएगी। देखो होता क्या बेटा कि अगर कोई वस्तु, इसका वेग है इधर v, ठीक है, अगर इस पर इसके अनुदिश बल लगे, या तो बल इधर लगे, या हम कहें वस्तु का वेग इधर था, इस पर बल इधर लगे, तो ये वाला बल वेग का परिमाण बदल पाएगा। जो स्पर्शीय बल होते हैं, स्पर्शीय बल, वेग के अनुदिश लगने वाले बल ही वेग का परिमाण बदल पाते हैं, वेग का परिमाण अर्थात चाल बदल पाते हैं। जो बल वेग के लंबवत हैं, जैसे हम कहें कि वेग इधर है और बल इसके लंबवत है, तो ये वाले बल परिमाण नहीं बदल पाते हैं, सिर्फ क्या बदल पाते हैं? दिशा बदल पाएंगे। ये वाला बल क्या करेगा? सिर्फ दिशा बदल पाएगा, कण को मोड़ देगा ऊपर की तरफ। ये वाला बल क्या करेगा? कण को नीचे की तरफ मोड़ देगा, लेकिन वेग का परिमाण नहीं बदल पाएगा, क्योंकि ये बल कार्य ही नहीं करेगा। लंबवत बल कभी कार्य नहीं करते। देखो बल बराबर अपन क्या लिखते हैं? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू कितना हो गया? एफ एस कॉस थीटा। अगर बल और विस्थापन लंबवत है, मान लीजिए विस्थापन इधर है, बल इधर है, बल इधर, इनके बीच एंगल कितना है बेटा? 90 डिग्री। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो गया? एफ एस कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो वर्क डन कितना हो गया भाई साहब? वर्क डन कितना हो गया? 0 हो गया। तो बेटा लंबवत बल कभी कार्य नहीं करते, पाएंगे, और अगर कार्य नहीं हो पाएगा बेटा, तो वेग का परिमाण भी नहीं बदलेगा, जो चाल थी वही रहेगी। तो ध्यान रखिएगा कि ये वाला बल, अगर बल ऐसे है 90 डिग्री पर है, तो ये दिशा बदलेगा, सिर्फ दिशा चेंज करेगा। यहां पर भी वेग और बल के बीच एंगल कितना? 90 डिग्री। तो ये भी बेटा सिर्फ दिशा चेंज कर पाएगा, वेग का परिमाण नहीं बदल पाएगा भैया। ये वाला बल इसको नीचे की तरफ मोड़ देगा और ये वाला बल इसको ऊपर की तरफ मोड़ देगा, वृत्ति गति करेगा। वृत्ति गति में ही तो बेटा बल लंबवत होते हैं वेग के, है ना। जब वृत्ति गति होती है तो अपकेंद्रीय बल होता है, सॉरी अभिकेंद्रीय बल वेग के लंबवत होता है। इस केस में ये वाला बल वेग को बदल सकता है। इनफैक्ट ये बल क्या करेगा? v को बढ़ा देगा, ये त्वरण देगा। और ये वाला बल क्या करेगा? ये वाला बल वेग के विपरीत है, तो बेसिकली ये मंदन देगा, मंदन। ठीक है, तो ये बल क्या करेगा? ये वेग को v को घटाएगा, v को क्या करेगा बेटा? घटाएगा। क्या ये बात क्लियर है मेरे दोस्तों? एक बार थम्स अप थम्स डाउन हो जाए।
तो अब देखो बेटा, इसमें अपन अलग अलग केस लेते हैं, अलग अलग केस। जब आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत गतिशील है, जब आवेशित कण क्या है बेटा, क्षेत्र के गतिशील लंबवत गतिशील है, अर्थात थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। थीटा का मान कितना हो गया बेटा यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। बल F बराबर अपन कैसे लिखते हैं, बल F बराबर लिखते हैं F का परिमाण Q V B sin थीटा। तो F इज इक्वल टू Q V B sin 90। सर sin 90 क्यों? क्योंकि इस केस में क्षेत्र और कण दोनों लंबवत दिशा में है, क्षेत्र और कण दोनों ही लंबवत दिशा में है, ठीक है। ओके, तो बल कितना बचा, F इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कितना आया Q V B, मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया बेटा Q V B हो गया। वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये 7% बच्चे हैं ना, 7%, ये इनको भाई कभी सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। 7 नहीं मतलब 4-5% तो ऐसे है ना, उनसे नाम पूछ लो ना, खुद का नाम क्या है या हमारे पेरेंट्स का नाम क्या है, वो भी गलत बताएंगे, वो भी गलत बताएंगे। मैं तो शॉक हो गया भाई कि अभी मैंने ये वाला ग्राफ बनवाया था ना, ये वाला ग्राफ ऐसा वाला, यार एक स्लाइड पहले बनवाया, एक स्लाइड पहले बनवाया ग्राफ, और फिर वही सवाल दे दिया, वही सवाल दे दिया। 38% सपाचट, 38% गलत कर दिया भाई, 38% गलत कर दिया। आओ आगे बढ़ते हैं। हाँ कहाँ सवाल लिख, चलो। जब आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत गतिशील है, तो देखो बेटा विद्युत क्षेत्र हमने ऐसा लिया, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र नहीं, चुंबकीय क्षेत्र चल रहा है। एक्चुअली होता है कि अपन विद्युत क्षेत्र इतना पढ़ते हैं कि जब भी नाम क्षेत्र का आता है तो मुंह पर विद्युत क्षेत्र ही नाम निकल के आता है। और इसको इधर बनाता हूं, हमने एक कण को वेग दिया v इस दिशा में, कण को कितना वेग दिया v इस दिशा में। ये चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र कहां है बेटा, अंदर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र कहां है, अंदर की तरफ, ठीक है। अब इस पर लगने वाला है ना, ये जो आवेश है अपना q, इस आवेश q पर लगने वाला बल कहां होगा, किस दिशा में होगा। चलो मैं 4 ऑप्शन देता हूं। एक ऑप्शन दिया हमने ऊपर, एक ऑप्शन दिया ऊपर, दूसरा ऑप्शन दिया नीचे, तीसरा ऑप्शन दिया अंदर, चौथा ऑप्शन दिया बाहर, चौथा ऑप्शन दिया बाहर। अब देखो सोचना आप लोग ना, जैसे कई बार कहते हैं कि सर ऐसे करवाओ, सर एक दे एग्जांपल करवा दीजिए सर, ये वाला आपने क्वेश्चन 10 मिनट में करवाया, इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन 7 मिनट में हो गया था, 7 मिनट में ही करवा दिया था सर ने। ब्लेम करते हो ना कई बार कि सर आज आपने 15 स्लाइड पढ़ाई, हमने देखी थी, इंग्लिश मीडियम में 20 स्लाइड हो गई थी, हमेशा बोलते हो ना, ब्लेम करते हो ना। तो बेटा किसी बैच में अपन किस पेज पर जा रहे हैं डिपेंड करता है उस बैच में पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर कि वो कितना सही आंसर दे रहे हैं। जैसे सपोज मैं ये बैच इंग्लिश में लेता और मैं सीधा बता देता कि बल इस दिशा में है, मैं सीधा आंसर बता बल इस दिशा में, और वो बच्चे समझ जाते कि हाँ सर चेक कर लिया, बल इसी दिशा में है, इसी दिशा में है। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे, वो रीजन पता नहीं मुझे कि वो जानबूझ के नहीं समझना चाहते हैं या फालतू में स्पैमिंग करते हैं, मुझे नहीं पता कि हर एक सवाल में हमको वो चीज बतानी पड़ती है जो हम पिछले में बता के आए, फिर अगला सवाल आएगा फिर हमें वही चीज बतानी पड़ेगी जो पिछले सवाल में बता के आए। अगर हमने कोई एक चीज पहले लेक्चर, दूसरे लेक्चर, तीसरे लेक्चर, चौथे लेक्चर में कोई फॉर्मुला यूज किया है और फिर से जरूरत आई उस फॉर्मुले की, तो हमें वो फॉर्मुला फिर से बताना पड़ता है। इंग्लिश में ऐसा नहीं करना पड़ता बेटा। अभी देखो प्रूफ यहीं आ जाएगा। हमने 4 ऑप्शन दिए कि इस पर लगने वाले बल की दिशा बताइए, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हमने बताई हुई है, बी की दिशा बताई हुई है। चलिए देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं, कितने लोग सही जवाब देते हैं। यार हम उस स्पीड पर चलेंगे जैसे आप चलोगे। आप 90% बच्चे अगर इसकी दिशा, सिर्फ दिशा पूछी और कुछ नहीं भाई, दिशा दिशा आपने 11वीं में भी पढ़ी होगी, 12वीं में भी जब हमने सदिश पढ़ाई तब पढ़ी होगी। अपन ने स्थिर विद्युत में क्रॉस गुणनफल की दिशा देखी, वायु सपाट के नियम में अपन ने क्रॉस गुणनफल की दिशा देखी। और यही चीज अगर मैं, मुझे हर क्वेश्चन में जब भी डायरेक्शन का यूज होगा मुझे पता है, मुझे फिर बतानी पड़ेगी भाई, शुरू से शुरू करके किस पहले सदिश की दिशा में राइट हैंड की हथेली रखो और उंगलियों को दूसरे सदिश की तरफ मोड़ो, अंगूठा आपको दिशा बता देगा, अंगूठा आपको दिशा बता देगा। कितनी सिंपल सी बात है। अपन दिशा कैसे देखते हैं, दिशा कौन डिसाइड करता है, v क्रॉस v। दिशा कौन डिसाइड करता है बेटा, दिशा डिसाइड करता है v सदिश क्रॉस v सदिश, ठीक है। तो हमें पहला सदिश है v, v की दिशा में उंगलियां रखी, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो v की दिशा में उंगलियां रख के हमें अंदर की तरफ मोड़नी है, अंगूठा दिशा बताएगा, अंगूठा कहां जा रहा है ऊपर, तो बेटा इस पर लगने वाली जो बल की दिशा है वो कहां होगी, ऊपर की ओर होगी, ठीक है। अगर यही चीज मैं इंग्लिश में बता रहा होता ना तो मैं कहता कि डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन देखो कहां होगी, v क्रॉस b करो, v क्रॉस b किया तो थंब कहां गया, ऊपर, थंब ऊपर गया तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स मिल गई अपवर्ड। बस इतना बताने की हमें जरूरत वहां पर होती। मैं सच कह रहा हूं कि मैं भी कई बार दुखी हो जाता हूं यार कि एक ही चीज बार बार बताने के बाद ना हर बार आप उसी चीज में गलती करते हो। सभी बच्चे नहीं, कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं। तो दिशा कहां हुई, ऊपर, ऊपर वाला ऑप्शन कौन सा है, ए, ठीक है। 40% बच्चे बताए हैं, 60% गलत है, 60% गलत है। अब सोचो बेटा मैं क्या कर सकता हूं, हम कैसे स्पीड बढ़ा दें, कैसे वो एक बालक लिखता है कि सर एडवांस से भी ऊपर के लेवल के सवाल कराओ, कैसे बता दें भाई जब तुम दिशा देखने में गलती कर रही हो, दिशा देखने में गलती कर रहे हो, क्या करूं भाई मैं बताओ। और जो 40% बच्चे ना वैसे ही तुक्का लगाने को बोलते हैं ना, तो तुक्का भी 30-35% तो लगा ही देते हैं, 30-35% तो लगा ही देते हैं बेटा तुक्के में भी। क्या कर सकते हैं बेटा, आप सजेशन दो कि सर ऐसा कर दो, जादू कर दो, कांट, आई एम नॉट मैजिशियन यार। हम अब देखो ये प्रजापति लकी पूछ रहा है सर लेफ्ट हैंड रूल से, कौन सा लेफ्ट हैंड रूल भाई, हम सदिश गुणनफल की दिशा देख रहे हैं। मैंने कभी भी जीवन में लेफ्ट हैंड रूल का नाम नहीं लिया है, लेफ्ट हैंड रूल नाम की कोई चीज नहीं होती है भाई, राइट हैंड थंब रूल ही होता है जिससे हम सदिश गुणनफल की दिशा देखते हैं। अब तुम थोड़ी देर में अपने मन से कुछ ही बना लो, सर हम पैर का नियम लगा सकते हैं कि पैर का नियम, हाथ हाथ दुख गया, हाथ परेशान हो गया, पैर का नियम लगा लें क्या, कहां से लेके आते हो पता नहीं। चलो बोले आप भी ना कि
मैं खुद इतना भरा बैठा रहता हूँ कि यार आप साथ दो, आप सीखो चीजों को जल्दी जल्दी ना। तो हम भी आगे बढ़े और क्वेश्चन करवाएं, हमें मजा आता है, हमारी क्लास का टाइम पता नहीं चलता। हम क्लास में कई बार बोर क्यों हो जाते हैं, वही सेम चीज अगले पेज पर फिर क्रॉस गुणनफल आएगा, मुझे फिर वही रिपीट करना पड़ेगा कि पहले दिशा में, पहले सदिश की दिशा में उंगली रखो, दूसरे की तरफ घुमाओ, अंगूठा दिशा बताएगा, हर केस में मुझे रिपीट करना पड़ेगा। कम ऑन यार, आइए। तो बल कहां लगेगा बेटा, ऊपर। ये V इधर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, पहले सदिश की दिशा में मैंने राइट हैंड की हथेली इस प्रकार रखी कि उंगलियां V की तरफ मोड़ पाऊं, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ पाऊं। मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर है, तो V की दिशा में उंगलियां रख के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ी, अंगूठा कहां गया, ऊपर, तो बल कहां लग रहा है, ऊपर, और ये बल हमेशा वेग के लंबवत रहेगा। तो ये जो कण है ना, ये इस तरीके से घूमेगा, एक वृत्त पर घूम जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। वृत्त पर क्यों घूमेगा, क्योंकि देखो जो बल है वो हमेशा वेग के लंबवत रहना होगा। किसी टाइम वेग इधर है तो बल कहां होगा, इसके लंबवत, इस दिशा में है ना, चाहो तो चेक कर लो। V की दिशा में उंगली रखो, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, अंदर की तरफ मोड़ो, अंगूठा इधर गया, अंगूठा इधर गया, बल कहां लगेगा, इधर। कण चलते चलते मान लीजिए इस बिंदु पर पहुंच गया, वेग कहां है बेटा, इधर है, वेग कहां है, इधर है, ठीक है। बल की दिशा कहां है, नीचे की ओर है, बल की दिशा बेटा कहां, नीचे की ओर, ठीक है। कैसे, V की दिशा में उंगली रखो, अंदर की तरफ मोड़ो, अंगूठा नीचे आया, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे तो ये जो बल की दिशा है, बल की दिशा हमेशा केंद्र की तरफ होगी, जिसे अपन क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल, क्या कहते हैं बेटा, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और ये बल हमेशा वेग के लंबवत है, इसलिए इसकी चाल, ये हम क्या, वेग का परिमाण नहीं बदल पाएगा, वेग भी ही रहेगा। तो कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कैसी गति करता है, एक समान वृत्तीय गति करता है। कैसी गति करेगा बेटा, एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति का मतलब होता है वृत्तीय गति विद नियत चाल, नियत चाल से ऐसे वृत्तीय गति करेगा। अब अगर कण वृत्तीय गति करेगा तो यहां पर मेन पॉइंट क्या हो गया, मेन पॉइंट अगर मैं लिखूं तो पहला पॉइंट क्या हो गया, पहला पॉइंट क्या हो गया, कण वृत्तीय गति करेगा, कण वृत्तीय गति करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्योंकि बल गति के लंबवत है, अतः यह बल कण पर कोई कार्य नहीं करेगा, कोई कार्य नहीं करेगा, कोई कार्य, अतः यह बल पर कोई कार्य नहीं करेगा, है ना। लंबवत बल कभी कार्य नहीं करते। मैं सही बता रहा हूं कि अगर आप ध्यान से सुनो और आप अटेंटिव रहो, चीजों को ध्यान से सीखो, दिमाग हमेशा खुला रखो, तो ये चीजें हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी पेन से। हम बोल देंगे कि कण वृत्तीय गति करेगा, इतने में बच्चे नोट कर लेते हैं। हम अगर ऐसे बोल दें कि बल गति के लंबवत है, अतः बल कण पर कार्य नहीं करेगा, ये पॉइंट हमें सिर्फ बोलने की आवश्यकता होती है। जो बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं ना, वो बोलने में ही इन पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं, हमें कलम से लिखना पड़ता है। ऐसे कि मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं कि भाई चलो किसी बच्चे का बेस बहुत कमजोर है, लिखने में भी गड़बड़ करते हैं, तो भी आप गड़बड़ ना करें। क्या करें, करना पड़ेगा, हमारी खुद की चॉइस थी। पिछले साल से जब से अर्जुन लक्ष्य प्रयास लॉन्च हुआ, तब से कि हिंदी मीडियम के बच्चों को हमें आगे बढ़ाना है। इंग्लिश मीडियम के लिए तो पूरी दुनिया है, इतने सारे टीचर है, कोई हिंदी मीडियम में नहीं आना चाहता भाई। ऐसे टीचर जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं फिर भी वो हिंदी मीडियम में नहीं आना चाहते, और जो तुम्हें पढ़ा रहा है हिंदी मीडियम में, तुम उनको डिमोटिवेट करते रहते हो, सीखना नहीं चाहते। कमन, कोई बल कार्य नहीं करेगा, बल कार्य नहीं करेगा। और तो तीसरा पॉइंट क्या है कि कण के वेग का परिमाण, जिसे आप कह सकते हैं कण की चाल, व गतिज ऊर्जा नियत रहेगी, व गतिज ऊर्जा नियत रहेगी, नियत रहेगी। कण के वेग का परिमाण अर्थात चाल, और व गतिज ऊर्जा नियत रहेगी। चाल नियत है तो गतिज ऊर्जा नियत, चाल क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। v नियत है तो गतिज ऊर्जा भी बेटा नियत रहेगी। अब देखो कण वृत्तीय गति कर रहा है भैया, कण वृत्तीय गति कर रहा है, तो हमारा सवाल क्या होगा कि अगर कण वृत्तीय गति कर रहा है तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अगर कण वृत्तीय गति कर रहा है तो कण के वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये हमारा सवाल है, ये हमारा सवाल है। तो चलिए इसको मैं अगले पन्ने पर बता देता हूं, ठीक है। कैलकुलेटिंग रेडियस ऑफ सर्कल, वृत्तीय गति कर रहा है ना बेटा, तो वृत्तीय गति करते हुए कण की त्रिज्या अपन ज्ञात करते हैं। तो मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र का है सर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, चुंबकीय क्षेत्र कहां है बेटा, अंदर है। कण यहां पर है, कण का वेग ऊपर की ओर है, कितना है v है, बल किस दिशा में लगेगा, तो बल लगेगा बेटा इधर, बल लगेगा इधर। कैसे कैसे लगेगा सर बल इधर, तो हमने कहा देखो v ऊपर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, v की दिशा में उंगलियां रख के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाई, अंगूठा इधर गया, अंगूठा इधर गया, अंगूठा इधर गया, ठीक है। तो चुंबकीय बल इस दिशा में। अब देखो कण कौन सी गति कर रहा है सर, कण वृत्तीय गति कर रहा है, तो वृत्तीय गति के कण बाहर की तरफ बल आता है, जिसे अपन अपकेंद्रीय बल कहते हैं, वो कितना हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r। वृत्तीय गति में बल आता है mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, r है, इसकी त्रिज्या हमने मान ली है r, हमें वही ज्ञात करना है, हमें वही ज्ञात करना है। तो देखो F मैग्नेटिक, एक बल इधर है, एक बल इधर है, एक बल इधर है, एक बल इधर है, तो बल संतुलन का समीकरण, बल संतुलन, बल संतुलन का समीकरण बेटा हम क्या बनाएंगे, दैट F मैग्नेटिक इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो QVB इज इक्वल टू कितना हो गया, mv स्क्वायर अपॉन r हो गया। एक v से एक v बाबा टिल्लू हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो r का मान यहां से कितना बचेगा, r इधर ले आओ, तो r इंटू QV, r इंटू QV इज इक्वल टू क्या बचा, mv बचा। तो यहां से r रेडियस का मान कितना हो गया बेटा, mv बाय QV। ये वृत्तीय गति करते हुए कण की हमें त्रिज्या मिली, इसको आपको याद रखना है, इसको हमें क्या करना है, याद रखना है। R बराबर mv अपॉन QV, m कण का द्रव्यमान है, v कण की चाल है, q कण का आवेश है, और b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। बाहरी, अपना टॉपिक क्या था, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कोण की गति, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। अब देखो इसके अन्य रूप, इस रिजल्ट के अन्य रूप, तो अन्य रूप बेटा कुछ नहीं होता कि जो और सूत्र हम जानते हैं, बेसिक सूत्र, उन्हीं को अप्लाई करेंगे तो हमें अन्य सूत्र भी मिल जाएंगे। जैसे R इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, P अपॉन QV, QV सर ये क्या हो गया, P होता है रेखीय संवेग, m इंटू v को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, रेखीय संवेग लिख सकते हैं। m इंटू v क्या होता है बेटा, रेखीय संवेग होता है। तो ये रेखीय संवेग के पदों में होगा बेटा सूत्र, किसके पदों में होगा, रेखीय संवेग के पदों में। और क्या लिख सकते हैं, तो r इज इक्वल टू बेटा हम और ऐसे लिख सकते हैं, p की जगह अंडर द रूट 2m काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। p की जगह क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी बटे QV। संवेग बराबर जानते हैं ना, अंडर द रूट 2m काइनेटिक एनर्जी होता है।
लेकिन मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग इस सूत्र को भूल गए होंगे, याद ही नहीं होगा। मैं कसम दे रहा हूँ, आईआईटी की, एनआईटी की, 12th बोर्ड की, सबकी कसम दे रहा हूँ, सच बताना, जिन बच्चों को ये सूत्र याद नहीं है वो थम्स अप पर वोट करें, जिनको ये रिलेशन पता नहीं है वो थम्स अप पर वोट करें जल्दी से। कसम दे रहा हूँ, ईमानदारी से बताना, और सबको वोट करना है जिनके पास पोल आ रहा है, उनके पास, जिनके पास पोल आ रहा है उन सभी को वोट करना है। आपको पता टाइम क्यों लग जाता है? इन्हीं कारणों से। अब देखो ये सूत्र आ गया तो इंग्लिश मीडियम में बेटा ये बताना नहीं पड़ता, पता होता है बच्चों को, याद रखते हैं, अलर्ट रहते हैं। क्योंकि अभी के जमाने में कुछ बच्चे ना 9 से 10 से तैयारी करने लग गए हैं। 9 10 में पता होता है यार। अब आपको नहीं पता तो कोई गलती नहीं है, हम बता रहे हैं बेटा, फिर तो सीखते चलो। अब देखो ये कैसे आ जाता है, ये जानते हैं बेटा सब लोग। अब हम यहाँ पर बेटा एक m से गुणा कर रहे हैं, एक m से भाग दे रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो गया, ऊपर हो गया m² v² डिवाइडेड बाय नीचे बचा है 2m, नीचे बचा है 2m। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, m इंटू v को क्या लिख सकते हैं, p समवेग अपॉन 2m, है ना। 2 की p बराबर, समवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग होता है, द्रव्यमान गुणा वेग होता है। तो p² इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी होता है, 2m काइनेटिक एनर्जी। तो p की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। 73% बच्चों को सूत्र याद नहीं है। अब समझ रहे हो लेवल, हमें कहाँ से खुदाई करनी पड़ती है भाई, कहाँ से चीजों को सिखाना है। अब मुझे पक्का भरोसा है, मान लीजिए सूत्र अगले चैप्टर में आया, अगले चैप्टर में आएगा, हमें फिर से ये बताना पड़ेगा, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हो तो, सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो। ये 11वीं क्लास में कार ऊर्जा शक्ति में सूत्र बताते हैं, उसके बाद इसको कई बार यूज कर चुके होते हैं हमने। स्थिर विद्युत में भी सूत्र का उपयोग किया है, भगवान कसम, मेरी कसम बेटा, मेरे पूरे खानदान की कसम खा के कहता हूं मैं, स्थिर विद्युत में बेटा हमने सूत्र का उपयोग किया है। और तुम लगभग 75% बच्चे सूत्र भूल गए हो, और क्या चाहते हो, और हमसे एक्सपेक्ट करते हो कि सर जी ना कि आप एक क्लास में 100 स्लाइड पढ़ाओ, क्वेश्चन का लेवल एडवांस से भी एडवांस हो, और हमें सारी चीजें समझ में भी आए। दया नहीं आती तुम्हें, तब भी कोशिश करेंगे, हार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे। जो डरते हैं वो हार मान जाते हैं, हम हार नहीं मानेंगे। अब देखो काइनेटिक एनर्जी को अपन क्या लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं ना, आवेश गुणा विभवांतर, है ना। जो स्थितिज ऊर्जा होती थी ना, स्थितिज ऊर्जा Q इंटू V, आवेश गुणा विभवांतर, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है। स्थितिज ऊर्जा किसमें बदलती है, गतिज ऊर्जा में। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा को हम Q इंटू विभवांतर लिख सकते हैं, इसका भी अपन ने कई बार उपयोग किया हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह बेटा मैं Q इंटू इसको डेल्टा V कह दो, या V कह दो, डेल्टा V या V क्या है बेटा, विभवांतर, क्या है बेटा, विभवांतर। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह बेटा हम ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको मैं अभी उपयोग करूंगा इस पन्ने पर। R इज इक्वल टू अंडर द रूट, R इज इक्वल टू अंडर द रूट 2m, काइनेटिक एनर्जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू विभवांतर डेल्टा V, Q इंटू विभवांतर डेल्टा V, ऐसा लिख सकते हैं, अपॉन QV। तो ये रेडियस के देखो सूत्र रेडियस यही है, mv अपॉन QV, mv की जगह हम p लिख सकते हैं, p की जगह अंडर रूट 2m के लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर काइनेटिक एनर्जी की जगह Q इंटू डेल्टा V लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, Q इंटू डेल्टा। लेकिन बेटा एयर बैच में हम स्पीड में चलेंगे, ये साइड इन्फॉर्मेशन है ना, एज सच इस टॉपिक से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये हिंदी मीडियम स्पेशल है। साइड इन्फॉर्मेशन है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, साइड की चीजें, किसी को नहीं पता हो तो देख लेना, किसी को अगर कदाचित नहीं पता हो तो देख लेना। तो सिंपल सी चीज है, मेन पॉइंट क्या क्या मैं फिर से रिपीट करता हूं बेटा फटाफट से, फिर से रिपीट करता हूं। सर बल बराबर QVB sin थीटा, QVB sin थीटा, ओके मास्टर, ठीक है। वैसे अपन क्या कहते हैं, V क्रॉस B सदिश रूप ही होता है। ये बल कार्य नहीं करता है, चाल नियत रहती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण को छोड़ दो तो वो गोल गोल घूमता है, क्या करता है बेटा, गोल गोल घूमता है। एक समान आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में, एक आवेशित कण को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छोड़ दो तो वो गोल गोल घूमता है, अर्थात वृत्ति गति करता है, ठीक है। इस गति के दौरान चाल नियत रहती है, गतिज ऊर्जा नियत रहती है। चुंबकीय क्षेत्र कोई कार्य नहीं करता है, कण की त्रिज्या हमें निकालनी है, तो कण की त्रिज्या r बराबर mv अपॉन QV हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और चीज, अगर कोई कहे कि सर कि जैसे हम एक आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, तो विद्युत क्षेत्र ये रखा हुआ है रेस्ट में, तो विद्युत क्षेत्र पर कितना बल लगाता है, तो हम कहेंगे F इक्वल टू QE। विद्युत क्षेत्र कितना बल लगाता है बेटा, F बराबर QE। तो हमने कहा कि अगर हम इसी आवेशित कण को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो कितना बल लगेगा, इसी आवेशित कण को हम अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर कितना बल लगेगा, कोई बताएगा जरा। स्थिर विद्युत में बल कितना लगता है, F बराबर QE। कम ऑन, सीखेंगे, हार नहीं मानेंगे, कम ऑन एवरीबॉडी। तो सोच बेटा, देखो बल का सूत्र ये रहा, QVB sin थीटा। अब बेटा कण विराम में रखा है तो वेग कितना हो गया, 0। वेग कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। अगर वेग 0 है तो बल 0, आधे बच्चों ने दिमाग ही नहीं लगाया, सूत्र की तरफ गए ही नहीं, सूत्र लिख रहे हैं सीधे। बेटा ये रेस्ट में रखा है तो उसका वेग कितना है, 0, ऐसे दिमाग लगाना होता है। ये आवेशित कण रखा है, इसका मतलब वेग कितना है, 0। अगर वेग कितना है 0 तो F बराबर क्या होता है, QVB, और एंगल गया भाड़ में, समझ में आ गया। वेग 0 तो बल 0 होगा, कुछ भी कर लो, हेलो हाय हाउ आर यू, सोचा जाता है। अब अगला केस लेके चलते हैं अपन, कि कण को मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में फेंका जाए, कि दिशा में चलाया जाए। अब हम कण को मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में चला रहे हैं। मान लीजिए कण यहाँ, इसको हमने वेग दिया कितना भी, है ना, विराम में नहीं रखा है। अब कण को हमने वेग दे दिया, कण को वेग कितना दे दिया, V। आवेश कितना है, Q है। आवेश कितना है बेटा, Q है। अब इस पर जो बल है बेटा वो कितना होगा, वो आपको बताना है। मैग्नेटिक फील्ड बेटा इसी दिशा में, मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में,
कण को मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में चलाया जाए। हम ऐसे कर देते हैं, कण को मैग्नेटिक फील्ड के अनुदिश चलाया जाए, के अनुदिश चलाया जाए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अनुदिश चलाने का मतलब क्या हो गया कि हमने वेग इधर दिया, ये इधर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस दिशा में। अनुदिश का मतलब दोनों ही चीज हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में या विपरीत, दिशा में या विपरीत। हम कहते हैं कि हम एक्स अक्ष के अनुदिश चल रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हम प्लस एक्स में जा रहे हैं या माइनस एक्स में जा रहे हैं, किसी तरफ, है ना। अनुदिश का मतलब क्या होता है कि हम प्लस एक्स में जा रहे हैं या हम माइनस एक्स में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? माइनस एक्स। दोनों ही चीजों का मतलब होता है अनुदिश। ठीक है, तो देखो भाई, इस केस में एंगल थीटा बराबर कितना हो जाएगा? थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। बी और वी के बीच एंगल होता है, इस केस में थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब पूरा ब्रह्मांड जानता है साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। और पूरा पाताल लोक समेत सब लोग जानते हैं बेटा कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, तो जो अपना बल का सूत्र है, बल अपन क्या लिखते हैं? F = क्यू वी बी साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में कितनी हो जाएगी? साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया? 0। तब देखो दो केसेस, एक तो कण ग्राम में है, कण ग्राम में है तो वेग 0 हो गया, तो फोर्स 0 हो गया। दूसरा, कण चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है, या तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जा रहा है या चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में जा रहा है, तो बल कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी। अब देखो भाई, हम अगला केस लेते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना बेटा, जो अपन बल की दिशा देखते हैं ना, यहाँ V क्रॉस B से, ये सब हम देखते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए। ये हमने जो भी नियम पढ़े हैं, जैसे हम कहते थे एक आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, एक आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। तो ये किस आवेश की बात हो रही है? सर ये बात होती है धन आवेश। धन आवेश के लिए नियम है। तो सर ऋण आवेश के लिए नियम कौन बताएगा? ऋण आवेश के लिए नियम कौन बनाएगा? तो हम कहेंगे ऋण आवेश के लिए उल्टे कर दो। अगर धन आवेश पे बल लग रहा है ऊपर, धन आवेश पे बल लग रहा है ऊपर, तो ऋण पे कहां लगेगा? नीचे। अगर धन आवेश पर बल लग रहा है प्लस एक्स में, तो ऋण आवेश पे बल लगेगा माइनस एक्स में। एक दूसरा चेंज आ जाता है। अब आवेशित कण को क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर गति कराते हैं। तो अब देखो, आवेशित कण ही है, हमने लंबवत गति कराया। पहले कैसे गति कराया बेटा? लंबवत। थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। चुंबकीय क्षेत्र अंदर था, वेग इधर है स्थल में। तो इस केस में थीटा था 90 डिग्री, बी और वी के बीच का केस। मतलब जो वेलोसिटी वेक्टर है, कौन सा वेक्टर? वेलोसिटी वेक्टर वो परपेंडिकुलर था मैग्नेटिक फील्ड के। फिर हमने दूसरा केस लिया, इस केस में, अच्छा ये तो त्रिज्या निकाली उसकी। इस केस में अपन ने क्या कहा? कण को मैग्नेटिक फील्ड के अनुदिश चला जाए तो थीटा का मान एक बार हमने 0 डिग्री ले लिया और एक बार थीटा का मान हमने कितना ले लिया? 180 डिग्री। तो बल कितना आया? 0 आया है, शानदार 0। लेकिन अब हम किसी एंगल पर लेके चल रहे हैं। मान लीजिए बेटा हमारा मैग्नेटिक फील्ड बा इधर, हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इधर है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, हाँ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और हमने इसको वेग दिया इधर। तो इस केस में क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच एंगल कुछ थीटा है। वेलोसिटी कट ऐसा है, वेलोसिटी बेटा 28 है, इधर है, समझना सीखना। तो हम इसका 2 घटक कर लेगा। हम वेग का क्या करेगा बेटा? 2 घटक कर लेगा। ध्यान से देखना, वेग का 2 घटक कर लेगा। सर कर लो। तो वेग का हमने 2 घटक किया, तो एक घटक आया इधर और दूसरा घटक आया इधर। इस अक्ष से कौन थीटा बन रहा है? तो ये वाला घटक हो जाएगा v cos थीटा, ये वाला घटक हो गया बेटा v cos थीटा, और इधर वाला घटक हो गया बेटा v sin थीटा, ये वाला घटक हो गया v sin थीटा। ठीक है, तो अब देखो दोनों केसेस को अलग-अलग डील करते हैं, दोनों केसेस को पहले डील कर चुके हैं। तो एक केस में क्या सीन है? मैग्नेटिक फील्ड कहां है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? ऊपर है। दूसरे केस में भी मैग्नेटिक फील्ड तो बेटा ऊपर ही है। दूसरे केस में भी बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ही है। मैग्नेटिक फील्ड हमने ऊपर की तरफ ही लिया, b p। ठीक है, अब बात आती है वेलोसिटी की। तो इस केस में वेलोसिटी कहां है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कितनी? v cos थीटा, v cos थीटा। इस केस में वेलोसिटी वेक्टर कहां है बेटा? इस दिशा में कितना है? v sin थीटा, v sin थीटा, v sin थीटा। तो यहां पर वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 90 डिग्री, और यहां पर वेलोसिटी वेक्टर और वेलोसिटी कहां है? ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर ही है। तो यहां पर एंगल थीटा बराबर कितना है? यहां पर एंगल थीटा बराबर कितना है? 0 डिग्री। तो इस केस में हम कहेंगे, इस केस में फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बेटा? 0। मैग्नेटिक फील्ड कोई बल नहीं लगाएगी, मैग्नेटिक फील्ड कोई बल नहीं लगाएगी, क्योंकि वेग और चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में, वेग और चुंबकीय क्षेत्र अगर एक ही दिशा में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगता। अब मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, कोई बल नहीं लग रहा है, तो कण की चाल नियत होगी। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कितना है? 0, फोर्स नहीं लगा है। अतः त्वरण कितना हो गया? त्वरण कितना हो गया? इस केस में 0 होगा। त्वरण 0 होगा तो कण का वेग, त्वरण 0 हो गया तो कण का वेग v cos थीटा कैसा रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। कण का वेग बेटा नियत रहेगा, सीधे 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 ऊपर चला जाएगा, सीधे 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 ऊपर चला जाएगा। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड? इज इट क्लियर? ओके, इज इट क्लियर? अब देखो बेटा, इस केस में क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी का मान भले v sin थीटा है, वेलोसिटी कितनी है? v sin थीटा, मैग्नेटिक फील्ड है इधर। तो इस केस में बताओ कण का पथ कैसा होगा? कण का जो पथ होगा वो कैसा होगा? सरल रेखा होगा, वृत्त होगा, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा, बल की दिशा क्या होगी? बल की दिशा क्या होगी इस केस में? क्या आप सोचेंगे बल की दिशा राइट हैंड थंब रूल से ही देखेंगे? और ये वो वाला केस है कि जब चुंबकीय क्षेत्र और वेग v sin थीटा है, इसके बीच वेग इधर ही है, v sin थीटा, v cos थीटा हमने अलग निपटा दिया, v cos थीटा को हमने अलग निपटा दिया, v sin थीटा बचा है वो इधर है। बताओ दिशा कहां होगी बल की? यस, ठीक है। तो बेटा जब मैग्नेटिक फील्ड और वेग लंबवत होते हैं तब कण वृत्तीय पथ पर गति करता है। कण कैसे गति करता है? वृत्तीय पथ। और समझने के लिए कैसे? देखो हमें दिशा देखनी है, तो v की दिशा में उंगलियां इस प्रकार रखनी है कि b की तरफ घुमा पाए। तो v इधर है, v sin थीटा इधर है। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? ऊपर, ऊपर उंगलियां मोड़ी। अंगूठा कहां है? बाहर, अंगूठा कहां है बेटा? बाहर। तो इस पर बल लगेगा बाहर की ओर। इस पर बल कहां लगेगा बेटा? इस पर बल बाहर की ओर लगेगा। थैंक यू सो मच। बल बेटा बाहर की ओर लगेगा। अब इस पर अगर बल बाहर, देखो ये इधर जाना चाहता है, इधर जाना है, कोई इसको बाहर खींचा तो ऐसे घूम जाएगा इस तल में, ऐसे गोल गोल, कैसे घूमेगा? गोल गोल, ऐसे गोल गोल घूमेगा, वृत्तीय गति करेगा। तो ये कैसी गति करेगा बेटा? ये इस तल में ऐसे करके वृत्तीय गति करेगा। तो इसके कारण पथ कैसा होगा? सरल रेखा, और इसके कारण पथ कैसा होगा? वृत्तीय। ठीक है,
ये वाला घटक कौन सा गति कराएगा? ये स्ट्रेट लाइन मोशन। ये कैसी गति कराएगा? स्ट्रेट लाइन मोशन। और ये वाला घटक कैसी गति कराएगा? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कराएगा। और दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। दोनों को हम ऐड कर देंगे बेटा तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इनको अगर हम ऐड करें, इनको हम ऐड करें बेटा, तो जो परिणामी पथ आएगा वो क्या आना चाहिए? अगर हम इन दोनों गतियों को जोड़ दें, ये सरल रेखा गति करा रहा है, ये गोल गोल घुमा रहा है। अगर ये नहीं होता तो कण यहां पर खड़े होकर जिंग 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 वृत्ति गति करते रहता अनंत काल तक। कण अगर ये नहीं होता, सिर्फ ये वाला v sin थीटा होता, तो कण क्या करता रहता? सिर्फ वृत्ति गति करता रहता, जिंग 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 जिंग, सिर्फ वृत्ति गति करता। और अगर ये नहीं होता तो कण सीधे सरल रेखा पे चला जाता, सीधे सीधे ऐसे चलता रहता, क्योंकि इसमें कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, सीधा ऐसे चलता, सीधा ऐसे चलता। ठीक है, तो अब दोनों है। ओ माय गॉड मास्टर, दोनों है। हमने कहा दोनों है, तो इसका जो परिणामी पथ होगा बेटा वो इस प्रकार से होगा। इस पथ को अपन बोलते हैं हेलिक्स। हेलिक्स मातृभाषा में इसको कहते हैं कुंडलिका। कुंडलिका मातृभाषा में इसको कहते हैं बेटा कुंडलिका, कुंडलवाणी, जो भी। ठीक है, कुंडलिका कहते हैं। अब एक दो चीजें, कुंडलिका की कोई त्रिज्या बताएगा? कुंडलिका की कोई त्रिज्या बताएगा तो देखो त्रिज्या कौन डिसाइड करेगा? जो वृत्ति गति करा रहा है। तो वृत्ति गति कराने वाला पद त्रिज्या r है, तो r बराबर अपन क्या लिखेंगे? m। द्रव्यमान कितना? m। v की जगह कितना? v sin थीटा, v sin थीटा अपॉन qb, अपॉन qb। ठीक है, त्रिज्या यही होती थी mv अपॉन qb, mv अपॉन qb। लेकिन v की जगह यहाँ v क्या है? v cos थीटा है बरखुरदार। v की जगह v कितना? v cos थीटा। क्या बेटा? v cos, सॉरी v sin थीटा। कितना बेटा? v sin थीटा। तो m into v sin थीटा डिवाइड बाय qb। तो ये सरल रेखा पर जाएगा, ये वृत्ति गति कराएगा, तो कण ऐसे घूमते 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 ऊपर चढ़ेगा। इस वृत्त की जो त्रिज्या है r, त्रिज्या r बराबर कितना हो गया? m v sin थीटा अपॉन qb, अपॉन qb। ठीक है, चलिए। अच्छा, वैसे अब इस रिजल्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? m इंटू जो v है ना, ये v का कौन सा घटक? v का वो घटक जो, v का कौन सा घटक जो मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत हो। v का कौन सा घटक? चलो हम इसको आगे करवा देंगे। ठीक है, r मिल गया, r मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और आती है। हेलो फ्रेंड्स, चाय पियो, चाय। आज तो मैं घूम गया सर, कोई बात नहीं बेटा, सब इसी चीज में कंफ्यूजन हो कुछ हो, एक बार फिर से देखिएगा, आप इंटेलिजेंट है, सीख जाएंगे। अच्छा, एक चीज मुझे और बतानी थी, मैं ही बता देता हूँ। आवर्तकाल, एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में लगा समय। बेटा ये मैं इसी केस में बता रहा हूँ, पहले वाले केस, जैसे हम कहते हैं आवर्तकाल, एक चक्कर में लगा समय। जैसे अपन ये वाला केस लिया था ना, कण पर बल लग रहा है, कैसे गोल गोल घूम रहा है, वृत्ति गति कर रहा है। कैसे घूम रहा है बेटा? ये कण वृत्ति गति कर रहा है। अब वृत्ति गति करेगा तो वापस भी आएगा कण। अगर कण वृत्ति गति कर रहा है तो जहां से चला है वहां वापस भी आएगा, चक्कर पूरा होगा ना वृत्ति गति में। तो एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा कण को? क्या आप सोच सकते हो? क्या आप सोच सकते हो? तो हम कहें देखो, है ना, एक चक्कर में लगा समय, कुछ लोग इसको आवर्तकाल भी कहते हैं, कुछ लोग, क्या मैं भी कहता हूं, क्या कहता हूं? आवर्तकाल। तो आवर्तकाल देखो, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। समझ रहे हो? देखो ये वाला सूत्र भी अगर आता है ना तो मैं वो भी लिखता हूं, 9th का, समय बराबर दूरी बटे चाल। हमको लगता है कोई बच्चा भूल गया हो, मान लो, क्यों रिस्क लें, सबको आना चाहिए। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो अगर हम आवर्तकाल की चर्चा करें तो आवर्तकाल ले लिया t, दूरी क्या? एक चक्कर में, एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में दूरी। हमें आवर्तकाल लिखना है, मतलब एक चक्कर का समय लिखना है, तो एक चक्कर का समय, एक चक्कर में दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। चाल तो कण की नियत है, तो t इज इक्वल टू कितना होगा? 2 पाई r अपॉन v, 2 पाई r अपॉन v। अब देखो यहाँ से हम t का मान निकालना चाहें तो t इज इक्वल टू कितना? 2 पाई अपॉन v, 2 पाई अपॉन v, और r का मान हमने थोड़ी देर पहले निकाला था mv अपॉन qv, mv अपॉन qv। तो यहाँ से बेटा ये v से v कट गया। तो आवर्तकाल जो हमें मिला है, t इज इक्वल टू, आवर्तकाल का मान कितना मिला? t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन qv, 2 पाई m अपॉन qv। दिस इज द आवर्तकाल, ये आवर्तकाल है। तो एक चक्कर में लगा समय। अच्छा, अब सुनो ना ध्यान से, एक चक्कर में इतना समय 2 पाई m बाई qv। अगर हम कहें थीटा कोण घूमने में कितना समय लगेगा, जरा सोच सकते हो क्या? अपन रिलेट कर सकते हैं क्या? रिलेट कर सकते हैं क्या? एक चक्कर की जब समय की बात हुई ना, एक चक्कर का समय, देखो रिलेट करते हैं तो डायरेक्ट सूत्र याद रह जाएगा अपन को। तो एक चक्कर में लगा समय, ध्यान से देखना थोड़ा सा, कितना है? 2 पाई इंटू m बाई qv। ओ माय गॉड सर, यहाँ से तो सिमेट्री कुछ बन सकती है, 2 पाई m बाई qv। ओ माय गॉड, तो एक चक्कर का मतलब 2 पाई रेडियन, एक चक्कर का मतलब 2 पाई रेडियन घूमने में लगा समय। एक चक्कर मतलब एक चक्कर में लगा समय, मतलब एक चक्कर में कितना घूम जाते हैं? 2 पाई। बेटा अब भाई 360 में नहीं खेलते हैं, है ना, फिजिक्स में जो कोण की इकाई होती है वो अपन रेडियन लेके चलते हैं। एंगल की जब भी हम वैल्यू पुट करेंगे तो वी विल पुट इन रेडियन, पाई के पदों में, जब तक कि सवाल में कहा ना जाए तब तक। ओके, ठीक है, तो हम आपसे कहें कि थीटा कोण घूमने में लगा समय। एक चक्कर का मतलब ही क्या हो गया भैया? एक चक्कर का मतलब हो गया 2 पाई रेडियन घूमने में, 2 पाई रेडियन घूमने में। एक चक्कर मतलब 2 पाई रेडियन घूमने में लगा समय। तो हम कहें थीटा रेडियन घूमने में लगा समय, थीटा रेडियन से घूमने में लगा समय, में लगा समय, थीटा कौन से घूमने में लगा समय, तो कितना हो जाएगा? तो 2 पाई की जगह थीटा लिख दो, थीटा इंटू m बाई qv, थीटा इंटू m बाई qv। कभी जरूरत पड़ जाएगा हम सल्टा देंगे, कभी जरूरत पड़ी हम ऐसे सल्टा लेंगे भाई, सल्टा लेंगे नहीं सल्टा लेंगे, सर सल्टा लेंगे। 2 पाई, एक चक्कर मतलब 2 पाई से घूमने में लगा समय 2 पाई m बाई qv। आधा चक्कर का समय क्या होता है? पाई m बाई qv, पाई m बाई qv। थीटा कौन से घूमने में लगा समय? थीटा m बाई qv। सिमेट्री से सीधा, सिमेट्री से सीधा। अरे बोलो समझे कि नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? जल्दी बताओ, समझो सर, ये क्या बोल रहे हो? थम्स अप थम्स डाउन खेल जाओ भाई। यस, वेरी गुड बेटा दिलीप, वेरी गुड।
थम्स अप खेल जाओ भाई। अरे अपन सीखेंगे, अपन हार नहीं मानेंगे, अपन हिंदी मीडियम के चीते हैं यार। प्रजापति लक्की पूछे सर आप लोग सीरीज कब ला रहे हैं? बेटा सीरीज हम नहीं लाते हैं, जब सीरीज आती है तो हम बस पढ़ाने चले जाते हैं, लाते नहीं है बेटा। सर डिसाइड करेंगे अलग सर। शाबाश बेटा, सिंपल सी बात है, एक चक्कर मतलब 2 पाई थीटा, थीटा रेडियन से घूमने में लगा समय तो ठीक आ जाएगा, बिल्कुल आसान। याद रखना बेटा, याद रखना इस बात को। अच्छा एक चीज और बताओ, इसमें स्पेशल चीज कि जो टी है इसमें चाल है ही नहीं, चाल नहीं है, ठीक है। एक और मेन पॉइंट, तो टी इज इक्वल टू कितना है 2 पाई m अपॉन क्यू। ओ माय गॉड, ये एक चक्कर का समय है, और हम यहां से कह सकते हैं कि यह समय चाल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब चाल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कोई कण कछुए की चाल चल रहा है, छिपक, और कोई कण खरगोश की चाल चल रहा है बहुत तेज, दोनों ही कण समान समय में एक चक्कर पूरा करेंगे। क्या ये बात गले उतरती है? नहीं उतर रही मास्टर, बिल्कुल नहीं उतर रही ये बात तो गले उतर ही नहीं रही है। हमने बात खाली ऊपर से पानी पी लिया, फिर गर्म पानी पी लिया, ऊपर से दूध पी लिया, तब भी ये गले से नीचे नहीं उतर रही है। ये कण धीमे धीमे चल रहा है और ये कण तेज तेज चल रहा है, दोनों चक्कर सेम समय में पूरा कर रहे हैं। ऐसा कैसे? तो बेटा होगा क्या कि आर बराबर अपन ने क्या लिखा, एम वी बाई क्यू बी। तो आर समानुपाती है वी के, बेटा वी के, ठीक है। तो हमने कहा कि मान लीजिए अपने पास दो कण हैं, सबको समान दो कण है, एक की चाल v1 है और दूसरे की चाल कितनी है बेटा, दूसरी कण की चाल कितनी है बेटा, v2 है। और हमने मान लिया कि v2 का मान ज्यादा है किससे, v1 ज्यादा है v1 से, ठीक है। तो हम कहेंगे क्योंकि मतलब t स्पीड से इंडिपेंडेंट है, स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रही है बेटा, जो आवर्तकाल है बेटा वो स्पीड से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम कहेंगे समय लिया गया किसके लिए, v1 चाल वाले कण के लिए कितना होगा 2 पाई m बाय क्यू बी, और समय लिया गया किस कण के द्वारा जिसकी चाल v2 है उसके लिए भी 2 पाई m बाय क्यू बी। हम कहेंगे अरे यार यही तो बात गले नहीं उतर रही है बेटा। तो देखो होगा क्या, समझना, मैं गले उतारता हूं और आप यहां से कह सकते हो कि t v1 चाल वाले के लिए बराबर है t किसके, v2 चाल वाले के। हम गले उतारते हैं अभी। तो देखो बेटा जो चाल धीमे धीमे है, जिस आवेश की चाल कम है, चाल v1 है, तो वो छोटे चक्कर पर घूमेगा, जी छोटे चक्कर पर घूमेगा। और जिस आवेश की चाल ज्यादा है, दूसरा आवेश जो हमने लिया है जिसकी चाल कितनी है बेटा v2 है, तो इसका चक्कर बड़ा होगा, इसका चक्कर कैसा होगा बेटा, बड़ा होगा। समझ गए सर? ये कैसे, एक छोटा एक बड़ा कैसे? हमने कहा देखो त्रिज्या किस पर निर्भर कर रही है, त्रिज्या किस पर निर्भर कर रही है भाई, तो हम कहेंगे त्रिज्या निर्भर कर रही है स्पीड पर। आर समानुपाती है वेलोसिटी के, तो आर किसके लिए, वेलोसिटी v2 के लिए वो ज्यादा होगा, आर किसके लिए, वेलोसिटी v1 के लिए। तो जिसकी चाल कम तो चल रहा है, तो बेटा वो चक्कर भी छोटा ही लेगा, जिसकी चाल ज्यादा है, चाल तेज चलता है, तो चक्कर भी बड़ा काटना पड़ेगा उसको, अब तो समझ गए होगे भाई कि रेडियस वेलोसिटी के समानुपाती, जितनी ज्यादा चाल उतनी बड़ी रेडियस, तो उसको उतना बड़ा चक्कर लगाना है। हम चाल और बढ़ा दें तो अगला कण बहुत तेज चल रहा है, तो बेटा उसकी त्रिज्या भी बढ़ जाएगी, उसको बड़ा चक्कर लगाना है, उसको चक्कर भी बड़ा लगाना है, ठीक है। बात क्लियर है? ठीक है। तो मेन पॉइंट ये है कि चाहे कार धीमे धीमे चले, चाहे तेज चले, दोनों चक्कर सेम टाइम में पूरा करेंगे। अब ये बात गले नहीं होता रही थी कि सब जो धीमे धीमे चल रहा है उसको समय ज्यादा लगना चाहिए, जो तेज तेज चल रहा है उसको समय कम लगना चाहिए। तो लॉजिक क्या है कि जिसकी चाल ज्यादा होगी वो बड़ी चक्कर पर घूमेगा, उसकी त्रिज्या भी ज्यादा, जो धीमे धीमे चल रहा है वो छोटे चक्कर में घूम लिया, जिसकी चाल ज्यादा वो बड़े चक्कर में घूम। ओके तो चलिए, अच्छा अब हम थे यहाँ पर, चलो जल्दी से कंक्लूड कर लेते हैं चीजों को। तो इस केस में हम कहें चाल से कोई लेना देना ही नहीं है, यहाँ एक चक्कर में लगा समय हम लिखें, एक चक्कर में लगा समय t, तो यहाँ पर भी t बराबर कितना होगा 2 पाई m बाय क्यू बी। समय को किससे लेना देना है, 2 पाई एक चक्कर का समय, m कण का द्रव्यमान, q कण का आवेश b। चाल से कोई लेना देना नहीं है, चाल से बेटा कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और आती है जिसको हम कहते हैं पिच। क्या कहते हैं बेटा, पिच। सर पिच का होगा, हमने कहा ये दूरी, जैसे आप चूड़ी अंतराल भी कह देते हो, क्या कह देते हो बेटा, चूड़ी अंतराल, इसको हम कहते हैं पिच, PITCH, है ना, इसको PITCH, ये है बेटा पिच, ठीक है। ये गोल गोल घूमते जा रहा है, ठीक है। तो जो ये वाला विस्थापन है, हम कह सकते हैं कि एक चक्कर में चला गया रेखीय विस्थापन, एक चक्कर समय में चला गया रेखीय विस्थापन क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। सर जी आर कैसे लेंगे, आर कैसे लेंगे बेटा, आइए अब अपन बात करते हैं। ठीक है, त्रिज्या हो गई m इंटू वी साइन थीटा अपॉन क्यूबी। वी साइन थीटा क्यों, हमने कहा देखो यहाँ पर वृत्ति गति कौन सा घटक करा रहा है, वी साइन थीटा वृत्ति गति करा रहा है, तो आर और वी की जगह वी साइन थीटा अपॉन क्यूबी। ये आवर्तकाल को तो कुछ लेना देना ही नहीं है चाल से। अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर पिच की, ध्यान दीजिएगा, पिच PITCH पिच, ठीक है। कई बार इसको बेटा चूड़ी अंतराल भी कह देते हैं, लेकिन यहाँ चूड़ी अंतराल का कोई मतलब है, चलो मैं लिख देता हूँ, चूड़ी अंतराल क्या होता है बरखुरदार, एक चक्कर समय में कण द्वारा तय की गई रेखीय दूरी, एक चक्कर समय में कण द्वारा तय की गई रेखीय दूरी क्या कहलाती है बेटा, पिच कहलाती है। अब बताओ रेखीय गति के लिए सरल रेखा में चलाने के लिए वेग का कौन सा घटक जिम्मेदार है, सरल रेखा में चलाने के लिए वेग का कौन सा घटक जिम्मेदार है बरखुरदार, जल्दी बोलो, सरल रेखा में चलाने के लिए वेग का कौन सा घटक जिम्मेदार है, जल्दी बोलो भैया, जल्दी बोलो, सरल रेखा में चलाने के लिए कौन सा घटक जिम्मेदार है, वी cos थीटा वी साइन थीटा। सर वी साइन थीटा तो वृत्ति गति करा रहा था, तो जो पिच है बेटा, पिच
पिच अपन कैसे लिखेंगे, पी आई टी सी एच इज इक्वल टू वी कॉस थीटा इनटू आवर्तकाल। पिच क्या है, दूरी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय ना, जानते हो ना, पूरा ब्रह्मांड जानता है दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टेम, टेम बोले तो टाइम। बताओ भाईजान बताओ, सर बता दिया, ठीक है। तो बी केयरफुल। यहाँ पर आप एक चीज और याद रख सकते हैं, है ना, साइड में, कि जो आर होता है ना, आर इसमें लिखा है, इस थोड़ा साइड की चीज है तो हम अलग ही पन्ने पर लिख देते हैं। साइमन तुम वापस जाओ, साइमन हट हट साइमन, देखो आर इज इक्वल टू अपन ऐसे लिखेंगे एम इंटू वेग, वेग कौन सा भैया, वेग कौन सा, तो वेग का वो घटक जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो भी में क्या है, वेग का वो घटक, घटक जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, अपॉन क्यूबी, अपॉन क्यूबी। टाइम पीरियड कितना, 2 पाई m बाय क्यूबी, 2 पाई m बाय क्यूबी। थीटा कौन से घूमने में लगा समय, थीटा कौन से घूमने में लगा समय, थीटा इनटू m अपॉन क्यूबी, m अपॉन क्यूबी। सारी चीजें मैंने यहाँ पर रिवाइज कर दी। पिच, सर पिच क्या होगी, PITCS, तो पिच हो गया v cos थीटा, v cos थीटा, या हम ऐसे लिख सकते हैं, चलो पहले ऐसे लिख लो, v cos थीटा इनटू आवर्तकाल। तो पिच को हम ऐसे लिख सकते हैं PITCH, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब v कौन सा, v कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड के दिशा वाला घटक, मैग्नेटिक फील्ड के दिशा वाला घटक, मैग्नेटिक फील्ड के दिशा वाला घटक इनटू टी। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी हैं, ठीक है। और वर्क डन बाय फोर्स कौन सा, मैग्नेटिक, ये कितना हो वैसे 0। हम क्या, स्पीड कैसी हो वैसे, स्पीड कांस्टेंट हो वैसे, स्पीड कांस्टेंट हो वैसे। काइनेटिक एनर्जी कैसी हो वैसे, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो वैसे, है ना। ये हमने सारी चीजें एक बार रिवाइज कर ली। इस पे जरा ध्यान देना कि एमवी में जो वेग होता है वो कौन सा वेग है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है ना। सर कैसे पता चला आपको, सपना आया था कि हमने करना, सपना आया, कण को कहां फेंका, इधर, इधर दो घटक दी, तो v cos थीटा तो सीधा चला रहा है, v cos थीटा बेटा सीधा चला रहा है, घुमाया किसने, v sin थीटा ने, घुमाया किसने, v sin थीटा में। तो जब हम त्रिज्या की बात करेंगे, त्रिज्या की बात तभी तो करेंगे जब घूमेगा कण, वृत्ति गति करेगा, तो वृत्ति गति किसने कराया, v sin थीटा घटक ने। और v sin थीटा घटक की क्या पहचान, v sin थीटा घटक की क्या पहचान, हमने कहा ये पहचान है भैया कि जो v sin थीटा है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। पिच के लिए कौन जिम्मेदार, वो घटक जो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है। पिच के लिए कौन जिम्मेदार था, v cos थीटा जो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है। इसलिए मैंने स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें कौन सा घटक, वेग का वो घटक जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। पिच में कौन सा घटक, वेग का वो घटक जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अरे जल्दी बोलो भैया, अरे फिर वही, ये फिर आ गया कि ये बोले कि आप ऐसे क्वेश्चन ऑफ द डे, अरे हर सब्जेक्ट एक जैसा पढ़ा जाता है क्या, बेवकूफ। तुमको हम ये कहे कि जो पढ़ा रहे हैं पढ़ लो, सिलेक्ट हो जाओगे। कैसे का बीच में पढ़ा, तुम दिशा देखनी नहीं आती तुम्हें, शर्म करो शर्म, दिशा देखनी नहीं आती, लंपट हो तुम, लंपट पागलपंती नए नए वो लेते रहते हो कि सर ये कान पकड़ के पढ़ाया करो सर, घड़ी गले में बांध के पढ़ाया करो सर, क्या करते क्या रहते हो तुम यार, बेवकूफ। आओ, एक इलेक्ट्रॉन गर्म कैथोड से उत्सर्जित होकर 2 किलोवाट विभवांतर से त्वरित होता है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इतने टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा सा इसको कॉपी कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन, एक सवाल कर लेते हैं बेटा, कहेगा सवाल ये सवाल ये है बेटा, आपके सामने, आपकी स्क्रीन के सामने सवाल ये है, एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, प्रोटॉन 10 टू दी पावर 6 कितना ले ले, कितना ले ले, चलो 10 टू दी पावर 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करते हुए, गति करते हुए 1.5 टेस्ला, टेस्ला इसकी यूनिट होती है, गति करते हुए 0.5, गति करते हुए 0.15 टेस्ला के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटॉन ले लो भाई, वैसे इलेक्ट्रॉन लिखा है तो चलो इलेक्ट्रॉन ही बना देंगे यार, चलो इलेक्ट्रॉन ले लो, क्या फर्क पड़ता है, अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी दिया है तो इलेक्ट्रॉन ही ले लो, एक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या और चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। यदि चुंबकीय क्षेत्र, दो अलग अलग केस है, तो बेटा दो अलग अलग केस दिए गए, ठीक है। पहले केस में क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसका, पहले वाले पार्ट का। तो पहले केस में कहा जाता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये इधर जा रहा है, किस वेग से, v से, v का मान आपको दिया गया, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन है किस वेग से चल रहा है, v वेग से चल रहा है, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। प्रारंभिक वेग चुंबकीय क्षेत्र के अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ का मतलब हुआ, अनुप्रस्थ का मतलब हुआ बेटा लंबवत, अनुप्रस्थ का मतलब हुआ लंबवत, लंबवत, अनुप्रस्थ का मतलब हुआ लंबवत, अनुप्रस्थ का मतलब हुआ बेटा लंबवत, ठीक है, अनुप्रस्थ का मतलब हुआ लंबवत। तो इस केस में हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है बेटा, त्रिज्या। तो इस केस में त्रिज्या r बराबर हम सीधे सीधे लिख देंगे m, वेग कौन सा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अपॉन क्यूबी, अपॉन क्यूबी। तो r इज इक्वल टू m कितना 9.1, m का मान कितना बेटा 9.1 इनटू 9.1 इनटू 10 टू दी पावर 6, q का मान कितना 1.6 इनटू 10 टू दी पावर -19 और v का मान कितना है 0.15। ये चुंबकीय क्षेत्र का मान है, यहाँ से हमें त्रिज्या मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी बेटा, त्रिज्या, ठीक है। अगर हम आवर्तकाल भी ज्ञात करना चाहें तो आवर्तकाल कितना हो जाता है 2 पाई m बाय क्यूबी, 2 पाई m बाय क्यूबी। ऑल दो ये पूछा नहीं गया है, तो 2 पाई m का वैल्यू कितना 9.1 इनटू 10 टू दी पावर -31, q की वैल्यू कितनी 1.6 इनटू 10 टू दी पावर -19, v की वैल्यू कितनी है 0.15 टेस्ला। तो त्रिज्या पूछ जाइए आगे, है ना। और पहले केस में प्रारंभिक वेग अनुप्रस्थ है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र के कैसे है, लंबवत है, ठीक है। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है केस 2, केस 2, केस 2 में क्या कहा गया है, कैलकुलेशन आपको करनी है। ये रहा चुंबकीय क्षेत्र और कण कहां जा रहा है, कण का वेग इससे 30 डिग्री पर है, कण का वेग कहां है बेटा, इससे 30 डिग्री पर,
ये एंगल कितना दिया गया, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस केस में आपको त्रिज्या और पिच ज्ञात करनी है। पिच भी पूछिए क्या, इलेक्ट्रॉन की पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस केस में मैं लिख देता हूं तथा इलेक्ट्रॉन की पिच भी ज्ञात कीजिए, पिच भी ज्ञात कीजिए। तो चलो स्टार्ट करोगे, इक्वेशंस लिख लो, बस आंसर तक कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस 2 मिनट का समय और दे दो, 2 मिनट का समय और दे दो, जल्दी से बताओ। अभी दे रहा है बेटा, छुट्टी दे रहा है भाई, छुट्टी दे रहा है। लिखना सर वेट, WEIGST, वेट किस चीज का बेटा, यहाँ पर और कोई बल नहीं है, वेट 8 और कोई बल नहीं है भैया। ऐसा तुम ये वाला वेट लिखना चाहते हो क्या, इंतजार, ये वाला वेट अंकिता बेटा बस 2 मिनट और, 2 मिनट और, बस वैल्यूज आप लिख लो, वैल्यूज आप लिख लो, काम खत्म। तो देखो हम क्या करते थे, घटक करते थे, ये घटक इधर, ये घटक इधर v sin थीटा, ये v sin थीटा, इधर v cos थीटा। ये वाला घटक कौन सी गति कराता था, ये वाला घटक वृत्तीय गति कराता था, वृत्तीय गति, ठीक है मास्टर। और ये वाला घटक क्या कराता था, सरल रेखीय गति। दोनों को मिला दो तो हेलेक्स, दोनों को मिला दो तो क्या हो जाता है, हेलेक्स होता है। तो इस केस में त्रिज्या, तो त्रिज्या r इज इक्वल टू, अपन क्या लिखते हैं, r इज इक्वल टू m v चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वाला घटक अपॉन qv। तो r इज इक्वल टू m कितना 9.1 into 10 to the power -31, v का मान कितना, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक कौन सा है, v sin 30 डिग्री, थीटा का मान कितना 30 डिग्री अपॉन qv। चलो एक साथ ही मान लिख देंगे, इसको भी m कह दो, इसको भी क्या कह दो भज्जा, ओ भज्जा, इसको भी m कह दो, ये v sin 30 डिग्री हो गया। तो r इज इक्वल टू कितना 9.1 into 10 to the power -31 into sin 30 की वैल्यू 1/2, q का मान 1.6 into 10 to the power -19, b मैग्नेटिक फील्ड कितनी 0.15 टेस्ला। अब पिच PICH, v कौन सा, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर वाला घटक, चुंबकीय क्षेत्र के v कौन सा, b के अनुदिश, b के दिशा में इनटू आवर्तकाल, यही पिच होता था। तो ये कितना हो गया, v cos थीटा इनटू t, v cos थीटा इनटू t, ठीक है। तो ये कितना हो गया, v का मान कितना 10 to the power 6 cos of 30 डिग्री, और आवर्तकाल हम पहले ही निकाल के बता चुके हैं। आवर्तकाल भाई ये रहा, कितना 2 पाई 9.1 into 10 to the power -31 डिवाइड बाय 1.6 into 10 to the power -19 into 0.15, ठीक है, सब मिल गया। अब बस मुझे बता दो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन पर बल किस दिशा में लगेगा, खत्म बात। लकी, वेरी गुड बेटा, आपने आर की वैल्यू भी निकाली, गुड, ग्रेट, गजब, बहुत ही बढ़िया। अब बस मुझे आप बता दो कि जो इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा, अच्छा पहले हम बी बताएं, बी कहां, चलो अंदर ले लो, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर। पहले केस में मैग्नेटिक फील्ड और बी अनुप्रस्थ है, मतलब लंबवत है, इसका मतलब हुआ v इज परपेंडिकुलर टू b, अनुप्रस्थ का मतलब लंबवत। अब बस मुझे इतना बता दो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का वर्क 0 इसलिए हो गया दोस्त, हमने बताया था, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेग के लंबवत है, गति के लंबवत है, और गति के लंबवत वाला बल कार्य नहीं करता है, बल में होता है F S cos थीटा, थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। सब गलत बता रहे हैं, देखो अभी देखो क्या गलती कर दी है। देखो वेग कहां है, इधर, वेग कहां है, इधर, वेग कहां है, इधर, चुंबकीय क्षेत्र है अंदर, तो v क्रॉस b, ओ माय गॉड, v इधर b अंदर, तो v क्रॉस b, अंगूठा कहां गया ऊपर, तो बल कहां लगेगा, ऊपर नहीं नीचे लगेगा सर, नीचे क्यों, ऋण आवेश है, नेगेटिव आवेश है, धोखे होते हैं बेटा जीवन में। वैसे तो ऊपर ही आ रहा है, राइट हैंड थंब रूल ऊपर ही आ रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि राइट हैंड थंब रूल, या जो हम नियम याद रखते हैं वो किसके लिए रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए। यहाँ बोला है इलेक्ट्रॉन, यहाँ का बोला है इलेक्ट्रॉन, उल्टा करना पड़ेगा भैया, हाँ मैं प्रोटॉन इसलिए लिख रहा था, इलेक्ट्रॉन को हम पहले लाएंगे, लेकिन कोई कठिन नहीं है। पॉजिटिव चार्ज होता तो v क्रॉस b बल लगता ऊपर, लेकिन बेचारा नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन मरगुल्ला सा इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है भैया, तो नीचे लगेगा। समझ गए, बताओ कितने लोग टच में चल रहे, कितने लोग सीख रहे हो, बताओ जल्दी पल्ली, हम भी तो देखें क्या चल रहा है जीवन में। एक आपको होमवर्क, इसमें प्रोटॉन को गति करवाए हैं, इसमें किसको गति करवाएं, प्रोटॉन को, ये आपका होमवर्क है, एक ही होमवर्क है, ये आपको खुद से कर लेना है। कोई गिला शिकवा हो तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है माय डियर फ्रेंड। हेलिक्स का पिच भी ज्ञात करना है, पथ की त्रिज्या भी ज्ञात करनी है, आवर्तकाल तो ज्ञात करना ही पड़ेगा बबुआ, ओ बबुआ। फिर और भी सवाल करेंगे अपन, गजब सवाल करेंगे, टेंशन ना लो। ये वाला होमवर्क नंबर 2 हैगा, आओ भाई, बोल समाप्त, ओके, वेरी गुड। किसी बच्चे को किसी पॉइंट में कंफ्यूजन रह जाए बेटा, तो वो वीडियो एक बार और देखें। अपन अभी मेनली आज अपन ने थ्योरेटिकल चीजें की हैं, थ्योरेटिकल। अब जो रिजल्ट हमने पढ़े ना, इसके एप्लीकेशंस अपन कल करेंगे। तो बेटा प्लीज एक बात का याद रखना, कल जब लेक्चर में आओ ना, तो 10-15 मिनट के लिए नोट्स रिवाइज कर लेना कि हमने कहाँ पढ़ा था, नोट्स रिवाइज कर लेना कि हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट टाइम पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज जो थ्योरी हमने सीखी है उसके एप्लीकेशन सीखेंगे, उसको सवालों में कैसे यूज करना है, कल सीखेंगे। आपका बोर्ड एग्जाम का भी पेपर इसी संडे है, यस बेटा, संडे को एक्स्ट्रा लेक्चर लेंगे। इस बार आपका ईयर का टेस्ट था, इसलिए आपका नहीं लिया, हमने अर्जुना का लिया था, अर्जुना का। आपका इस संडे प्लान करेंगे आपके बोर्ड के टेस्ट के बाद। मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के बच्चों, मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों।